सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 रुपया निवेश करते हैं। अब थोड़ा मूड बनाइए एकदम डिस्कशन का, एकदम 2 घंटा तक, ठीक है। आइए, सुमित है, रवि है और पुनीत है, कार्य को शुरू, क्या हुआ, आवाज थोड़ा, चलिए अब सही है ना। सुमित, रवि और पुनीत ने एक कारोबार शुरू करने के लिए 45,000, 81,000 और 90,000 रुपया निवेश करते हैं। सुमित है, रवि है और पुनीत है, कितना कितना रुपया लगाते हैं, 45,000, 81,000 और 90,000। तो क्यों ना इसको काट करके छोटा कर लेते हैं। तो देखिए 3 0 3 0 3 0 कट गए, उसके बाद 9 पंचे 45, 9 नमा 81 और 9 दाहे का 90, अर्थात किस रेशियो में है, तो 5:9:10 के रेशियो में, 5:9:5:5:9:10 के रेशियो में ये इनके कैपिटल का रेशियो है, कैपिटल का रेशियो है। फिर आगे देखेंगे वर्ष के अंत में। अच्छा, वर्ष के अंत में इसका मतलब 1 वर्ष, वर्ष के अंत में मतलब इसका 1 वर्ष हुआ, और 1 वर्ष जो है तो सबके लिए 1 वर्ष ही है, सबके लिए 1 वर्ष ही है। तो आप सभी लोग पार्टनरशिप में जानते होंगे, अगर समय सबके लिए बराबर हो, अगर समय सबके लिए बराबर हो तो जो कैपिटल रेशियो रहता है वही प्रॉफिट रेशियो भी बन जाता है। तो जो कैपिटल रेशियो था 5:9:10 का, वही आपका प्रॉफिट रेशियो भी बन गया 5:9:10 का। अब देखेंगे कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है। जो कुल लाभ हो रहा है ना, टोटल लाभ को नहीं बांटा जा रहा है, टोटल लाभ को नहीं बांटा जा रहा है, उसका 30% चैरिटी को चला गया। अगर 30% पैसा चैरिटी में गया तो फिर 70% ही बांटा होगा, 70% ही पैसा बांटा होगा। चलते हैं, कुल लाभ कितने रुपए का हुआ है, 4800 रुपया का, 4800 रुपया का कुल लाभ हुआ, जिसमें 30% तो चैरिटी में दे दिया, तो बचा कितना, 70%, ठीक है, जिसमें किसका हिस्सेदारी पूछा, सुमित का। तो आप सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, हिस्सेदारी है कितना, देखिए 10 9 19, 19 5 कितना, 24, तो हिस्सेदारी 24 का है, 24 का टोटल प्रॉफिट हुआ, लेकिन हुआ कितना, 4800 का। तो 24 रेशियो का मान कितना है, 4800, तो फिर 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 24 से कट जाएगा 200। तो 1 रेशियो का मान अगर 200 है तो पूछा सुमित का हिस्सेदारी, सुमित का हिस्सेदारी कितना है, 5 रेशियो, 5 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर 200 है, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1000। लेकिन ध्यान रहे, ये जो 1000 आया है, तो ये 1000 तब आया है जब सारे के सारे पैसे को बांटे जाते, लेकिन यहां पर सारे के सारे पैसे को नहीं बांटे जा रहे हैं। 30% पैसा चैरिटी को चला गया, तो 30% पैसा अगर चैरिटी को चला गया तो बच गए कितने पैसा, 70%। तो जो इसको 70% ही मिला होगा, तो 1000 का 70% निकाल दिए, 2 0 से 2 0, 70 दाएं कितना आ गया, 700, अर्थात सुमित को कितना मिला है, तो 700 रुपया मिला था, 700 रुपया। चलते हैं पहले नंबर क्या, दूसरे नंबर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, वही बात है। पहले हम सभी लोग लाभ को पूरा पूरा बांट दिए, पूरा बांटे तो इसका हिस्सा निकला 1000 का, लेकिन 30% चैरिटी को जा रहा है तो बटेगा केवल 70%, तो 1000 का 70% निकाल दिए, 700 आ गया। चलिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। एक राशि जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, 4 वर्ष में 6 गुना हो गया। ध्यान से देखिए, कोई धनराशि P रुपया का है जो 4 वर्ष के बाद कितना हो गया, 6 गुना, तो P का 6 गुना कितना हो जाएगा, 6P। तो यहां से आपको इस बात का जानकारी पता लग रहा है कि हर 4-4 वर्ष में ये 6 गुना होगा, हर 4-4 वर्ष में ये 6 गुना होगा। तो P रुपया का धनराशि था, 4 वर्ष में 6 गुना हो गया, तो फिर अगले 4 वर्ष में भी कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना, तो 6 का 6 गुना 36P, 36P। आपको कितना गुना बनाना है, 216 गुना बनाना है, 216 गुना। तो एक बार और कर लेते हैं, 36
का फिर से 6 गुना निकालेंगे, 36 का 6 गुना फिर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 216 पी। बात क्लियर है? ध्यान से देखें, कोई धनराशि पी रुपया का था, 4 वर्ष में 6 गुना हुआ तो पी रुपया का 6 गुना 6 पी, यानी प्रत्येक 4 वर्ष में ये 6 गुना होगा। तो फिर अगले 4 वर्ष में भी 6 गुना, 6 का 6 गुना 36, फिर अगले 4 वर्ष में भी 6 गुना, 36 का 6 गुना 216। अब हो गया 216 गुना ही बनाना था, पी से कितना हो गया 216 पी, अर्थात 216 गुना बन गए। तो कितने समय लगे? आप समय को देखेंगे, 4 वर्ष, 4 8 वर्ष, 4 कितना 12 वर्ष, 12 वर्ष। लेकिन इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। सोचने का स्टाइल ये रहता है कि इस 216 को देखिए, 216 को देखिएगा तो ये 216 क्या 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 है। तो इसके पावर को समय से गुना कर दीजिए, इसके पावर को समय से गुना कर दीजिए, अर्थात कितना 3 चौका 12, आपका आंसर 12। तो दोनों तरीका आपके पास है, पावर वाले भी यूज करके बना सकते हैं और ऐसे सिंपल तरीके से भी बना सकते थे आप। चलिए, जितना पावर रहेगा ना उसके पावर को इसके समय से गुना कर दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर का फिर आगे बढ़ जाते, तीसरे नंबर। दो संख्याओं का तीसरा नंबर थोड़ा अच्छे से समझिएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक कितना है 60 है और 4 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक कितना है 60 है और 4 है। यदि उनका योग 32 है तो दो संख्याओं का अंतर क्या है? उनका योग कितना है 32 है तो उनका अंतर कितना होगा ये आपको निकालना है। तो जरा आप ध्यान से अगर देखने का प्रयास करेंगे आप लोग तो देखिए HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 4। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के अनेकों तरीके हैं, ऐसे भी बना सकते थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पता चल जाता। योग आपको दिया गया है और दो ठो समीकरण बना सकते हैं, यहां से वही तरीका यूज कर लेते, थोड़ा आसान होगा हम लोगों को। अनेकों तरीके इस क्वेश्चन को बनाने का। तो देखिए आप सभी लोग एक रिजल्ट जानते होंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर का LCM गुने HCF, LCM गुने का HCF, इसी का यूज करते हैं। तो देखेंगे LCM और HCF कितना दे रखा है 60 और 4। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दिया 60 और 4 है। तो LCM और HCF तो दे दिया आपको 60 गुने का 4। तो पहली संख्या को x मान लेते, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, तो आपको नहीं पता चल गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 गुने 4 अर्थात 240 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 240 है, 240 है। और दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 32। दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 32। तो आप जरा अपने मन में वैल्यू सोचने का प्रयास करिए। दो संख्याओं का गुणनफल 240 है और योग 32 आना चाहिए। बताइए कोई दो संख्या आपके मन में आ रहा है? गुणनखंड बनाइए। 20 और 12 काफी नॉर्मल सा गुणनखंड है। बचपन में 8वें 9वां क्लास में गुणनखंड तोड़ना रहता था, याद नहीं है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगाइए ना, संख्याओं का गुणनफल 240 आ जाना चाहिए और योग होना चाहिए 32। नॉर्मल सा है 20 और 12, 20 और 12। तो एक संख्या 20 है दूसरी संख्या 12 है, एक संख्या 20 है दूसरी संख्या 12। इनका योग कितना है 20 + 12 कितना 32 और इसका गुणनफल 20 गुने 12 कितना 240। संख्या सेटिस्फाई है। आपसे पूछा अंतर, तो 20 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन डी। ये तरीका थोड़ा सा शॉर्ट तरीका था। चलिए फिर हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। काहे काहे काहे, जब आपको पता चल रहा है तो फिर काहे करिएगा, ये बताइए, कोई लॉजिक है? अब बताइए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। यही चीज अगर गुणनखंड में आ जाता तब, यही चीज अगर आपको गुणनखंड में आ जाता तब आप क्या करते? तब वहां क्या करते? स्क्वायर स्क्वायर करते। तब तो आप ऐसे ही सोचते कि नहीं सोचते? सोचते कि नहीं सोचते? थोड़ा देर के लिए बताइए। तो फिर यहाँ पे सोचे तो गुनाह है, यहाँ पे सोचे तो ठीक बात है। चलिए सिंपल क्वेश्चन को जटिल बना रहे हैं। बताइए स्क्वायर करेंगे तो फिर स्क्वायर करिएगा तो आपको लेके जाना पड़ेगा 4 वाले फॉर्मूला में। चलिए ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है। ए जो है ना अकेले एक कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है।
तथा बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। ए अकेले एक कुर्सी को बना सकता है 40 दिन में, ए अकेले एक कुर्सी को बना सकता है 40 दिन में, और बी अकेले उस कुर्सी को बना सकता है 24 दिन में। तो आप हमको एक बात बताइएगा, 40 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएंगे। 40 तिया 120, 24 पंचे 120। बात क्लियर है? इतना काम कर लिए। फिलहाल आगे देखिए, यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, यदि ए और बी जो है ना बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है, काम स्टार्ट कौन करता है? ए। देखिए, काम को अल्टरनेट डेज के आधार पर करना है। पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस प्रकार काम होगा। देखिए, ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ए पहले दिन काम करता है, अर्थात पहला दिन ए आएगा, एक दिन काम करेगा, रेस्ट करेगा। दूसरा दिन आएगा बी, एक दिन कर लिया, फिर ये रेस्ट करेगा। अब तीसरा दिन ए, फिर ये रेस्ट करेगा, फिर चौथा दिन बी, फिर पांचवा दिन ए, और इसी प्रकार काम चलता रहेगा जब तक कि काम समाप्त न हो जाए। तो आप ध्यान पूर्वक देखिए ना, पहला दिन ए आएगा तो ए अपनी क्षमता से काम करेगा। तो ए की क्षमता कितना है? 3। एक दिन काम कर लिया, हो गया। अगला दिन फिर बी आएगा, बी आएगा तो बी अपनी क्षमता से काम करेगा। तो बी की क्षमता कितना है? 5। तो 3 + 5 कितना हो गया? 8। अर्थात 8 काम हो गया। कितना काम हो गया? 8 काम। और इस 8 काम को होने में कितने दिन लगे हैं? 2 दिन लगे कि 1 दिन लगे हैं? 2 दिन हो गए, क्योंकि एक दिन ए काम किया और एक दिन बी काम किया। एक दिन ए और एक दिन बी, तो 2 दिन हो गए। अर्थात 8 काम को होने में कितने दिन लगे हैं? 2 दिन। आपको कितना काम कराना है? 120। तो ये 8 का कितना गुना है? 120। बताइए, 8 का कितना गुना है? 120। ये 8 का 15 गुना है, 15 8 120। ये 8 का 15 गुना है, तो आपका समय भी क्या हो जाएगा? 15 गुना। 15 दूनी कितना? 30 दिन। ऑप्शन का सी। चलिए, क्या हुआ? एमडीएच मैथ्स का एक रूल है, तो एमडीएच इसमें नहीं लगेगा। अच्छा, एमडीएच मैथ्स का एक रूल है, एमडीएच नहीं होता, M1D1H1 बट्टे वर्क 1 बराबर M2D2H2 बट्टे वर्क 2। चलिए, 4 नंबर के बाद फिर आगे बढ़ जाते 5 नंबर। ये रहा आपका 5 नंबर। इसे लगता है बिल्डिंगे तोड़ देगा ना, वो मूड बनाए हुआ है सब आज। चलिए, पीयूष जो है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। पीयूष जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। ध्यान से समझेंगे, पीयूष की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ रहा है, तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुक जाता है। यानी प्रत्येक 3-3 किलोमीटर के बाद वह आराम करने के लिए रुकता है। 3-3 किलोमीटर के बाद वह रुकता है, और रुकता भी है तो कितने समय के लिए रुकता है? 5 मिनट के लिए रुकता है। 3-3 किलोमीटर बाद रुकता है और 5 मिनट के लिए रुकता है। तो इसको कितना किलोमीटर जाना है? 56 किलोमीटर जाना है। तो पीयूष को कितना समय लगेगा? पहले ऐसे सोचिए, पीयूष का रफ्तार कितना है दौड़ने का? 8 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है। जाना कितना है? 56 किलोमीटर। तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि ये रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकता है। रास्ते में अगर ये कहीं पर भी नहीं रुका तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 56 किलोमीटर जाने में 7 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखिए, 56 किलोमीटर जाना है 8 के रफ्तार से, तो 8 सत्ते का 56, 7 घंटा। लेकिन ये 7 घंटा तो तब ना लगेगा जब रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकेंगे।
रास्ते में अगर कहीं पर नहीं रुकते तो 7 घंटा लगता, लेकिन ये रास्ता में रुक रहा है। और वो भी कब रुकता है? ये 3-3 किलोमीटर पर रुकता है 5 मिनट के लिए। तो आप देखिए ना कि 56 किलोमीटर में वह कितनी बार रुकेगा? रुकेगा 3-3 किलोमीटर के बाद, तो 3 से आप डिवाइड करिए तो 18.2/18 तिया 54, 18.2/3, 18.2/3 का मतलब ये हुआ कि वह कुल कितनी बार रुकेगा? 18 बार रुकेगा, 18 बार। क्योंकि 19वां का पीरियड नहीं पूरा है, 19वां का पीरियड तब ना पूरता जब 19 बन जाता। यहां से ये मतलब निकल गया। अरे वो क्या था, मतलब उसका उसके साथ क्या कनेक्शन था? गेट ढकढकाया तो मतलब ये बैग लेके चल गया कि बोल दिया था अगर छुट्टी होगा तो पार्टनर गेट ढकढका देना, हम निकल जाएंगे, दोनों आदमी साथ ही चलेंगे। गजब है। बताइए 18.2/3, 18.2/3 का मतलब क्या है? 18। 18.2/3 का मतलब 18 बार उन्होंने रुके हैं, 18 बार उन्होंने रुके हैं। अब प्रत्येक बार रुकने में समय लग रहा है 5 मिनट का, प्रत्येक बार रुकने में समय लग रहा है 5 मिनट का। तो 18 पंचे कितना हो गया? 90 मिनट। 18 पंचे 90 मिनट। और इस 90 मिनट को आप क्या लिख सकते हो? 1 घंटा, 1 घंटा प्लस 30 मिनट नहीं लिख सकते हो? 1 घंटा प्लस 30 मिनट, तो 7 घंटा और 1 घंटा 30 मिनट बराबर कितने हो जाएंगे? 8 घंटा 30 मिनट, जो कि ऑप्शन सी है। अगर वो रास्ते में नहीं रुकता तब इसको 7 घंटा का समय लगता, लेकिन हर 3 किलोमीटर के बाद वो रुक रहा है, तो 56 किलोमीटर चलने में वो टोटल 18 बार रुकेंगे, 18 बार। क्योंकि 19वां बार रुकने से पहले तो पहुंचे गया। 18.2/3 का मतलब यही हुआ, 18 बार रुके हैं, 19वां बार रुकने से पहले तो पहुंच ही चुके हैं। तो टोटल 18 बार रुके, प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए, तो 18 पंचे 90 मिनट, 90 मिनट बराबर 1 घंटा 30 मिनट। 7 घंटा में 1 घंटा 30 मिनट जोड़ दिए, 8 घंटा 30 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए रवि, मनीष तथा नवीन, रवि, मनीष तथा नवीन अकेले बताइए, तब जाकर के कहता है कि हमको नौकरी नहीं लगता है। कैसे लगेगा बताइए? नौकरी लगने का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता लग रहा है, ज्यादा नहीं रहता, 2-3 गो रहता है ना, तो माहौल बना देता है। वो 2-3 गो स्टार्टिंग करेगा ना, फिर जोश आ जाता है, चलो स्टार्ट किया जाए। देखिए ना, बच्चा है, नाम मात्र के लिए केवल बच्चा है, बाकी सब काम में चच्चे है वो। कहते हैं बच्चा सब है। रवि है, मनीष है और नवीन है। रवि है, मनीष है और नवीन है, अकेले एक कार्य को क्रमशः 30, 15 और 10 दिन में, 30, 15 और 10 दिन में, 30, 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एलसीएम बताइए। सबसे पहले एलसीएम बताएंगे तो 30, 15, 20, 10 का एलसीएम हो गया 30। तो 10 तिया का 30, 15 दूनी का 30 और 30 इकाई का 30। बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से सोचेंगे। परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है। रवि कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ही छोड़ दिए। 2 दिन बाद छोड़े हैं, तो इसका मतलब ये ना हुआ कि स्टार्टिंग के 2 दिन तीनों मिलकर काम किए। स्टार्टिंग के 2 दिन तीनों मिलकर काम किए हैं, तो तीनों का मिलाकर क्षमता कितना है? 3, 2, 5 और 1, 6। अर्थात स्टार्टिंग के 2 दिन तीनों मिलकर काम किए, तो 6 क्षमता से 2 दिन काम हो गए। अब क्या हुआ? परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता। अब रवि तो चला गया, रवि तो चला गया। फिर ध्यान से देखेंगे हम सभी लोग। तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। मनीष जो है ना, और 3 दिन के बाद कार्य को छोड़ देता है। मनीष और 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। अच्छा ये बताइए,
मनीष अगर 3 दिन के बाद और छोड़ रहा है तो मनीष अभी काम किया होगा 3 दिन तक। 3 दिन तक तो मनीष की क्षमता कितना है, 2 और 3 कितना, 5। 5 क्षमता से 2 और 3 कितना, 5 क्षमता से 3 दिन और काम हुआ है। क्योंकि रवि छोड़ रहा है तो मनीष और नवीन बच लेना है, तो नवीन और मनीष बचा हुआ है, तो ये दोनों काम करेगा 5 क्षमता से। 5 क्षमता से काम करेगा, 5 क्षमता से काम करेगा, वो भी कितने दिन तक करेगा, 3 दिन तक करेगा, 3 दिन तक। तो 6 क्षमता से 2 दिन काम हुआ, 5 क्षमता से 3 दिन काम हुआ, तो टोटल कितना काम हो गया देखिए आप, 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, तो 12 + 15 कितना हो गया, 27। 27 काम तो खत्म हो गए। टोटल काम था 30, 30 काम में से 27 काम अगर खत्म हो गए तो बच गए हैं शेष काम कितना, 3। शेष काम कितना है, 3 है। तो यहां पर लिखा है नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो शेष कार्य कितना है, 3 है। और किससे पूरा करवाना है, नवीन से, तो नवीन की क्षमता कितना है, 3 है। तो 3/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1, ऑप्शन बी। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर के बाद 7 नंबर। हमको लगता है ये आवाज ऑनलाइन सबको पहुंच जाता होगा। 6 के बाद 7। 1,25,000 रुपए की धनराशि, 1,25,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर पर, देखिए 1,25,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक आधार पर करना है, ब्याज की गणना 8 मासिक आधार पर करना है। अब जरा सोचेंगे ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% वार्षिक का, समय है 2 वर्ष का, समय है 2 वर्ष का। बस मामला यहां पर गड़बड़ा गया कि ब्याज की जो गणना करना है वो 8 मासिक के आधार पर करना है। 8 मासिक के आधार पर करना है तो आपको रेट भी बदलना पड़ेगा और टाइम भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेट दिया है 15%, तो देखिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये जो 15% वार्षिक है, ये जो 15% वार्षिक है, ये तो पूरे साल भर का है। तो जैसे ही इसको 12 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया मंथली के आधार पर। ये 1 साल का था, 1 साल में 12 महीना, 12 से इसको डिवाइड कर दिए, आ गया 1 महीना के। और आपको कितना महीना का निकालना, 8 महीना का 8 से गुना कर दिए। तो आप देखिए ये काट करके, 3 चौका 12, 3 पंचे का 15, 4 दूनी का 8, तो 5 दूनी कितना, 10%। यानी 8 महीनों के आधार पर जो ब्याज की गणना करना है, 8 महीनों के आधार पर जो ब्याज की गणना करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए 10%, 10%। और समय तो है 2 वर्ष, 2 वर्ष बराबर कितना महीना, 24 महीना, 24 महीना। तो आप जरा बताइए ना, 8 महीना के आधार पर गणना करेंगे तो 24 महीना में कितनी बार गणना करिएगा, 3 बार। पहला 8 महीना, फिर अगला 8 महीना, तो 8 8 16, फिर अगला 8 महीना, तब ना 8 8 16 8 24, अर्थात 3 बार गणना करना पड़ेगा। तो 10% की दर से अगर 3 बार गणना करेंगे तो याद होना चाहिए 33.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। 10% की दर से 1 वर्ष का 10% की दर से 2 बार गणना करेंगे तो 21%, 10% की दर से 3 बार गणना करेंगे तो 33.1%, 10% की दर से 4 बार गणना करेंगे तो 46.41%। तो यहां पर 10% की दर से 3 बार गणना करने का मतलब है 10% की दर से अगर 3 बार गणना करेंगे, 3 बार गणना करेंगे, 10% की दर से 3 बार गणना करेंगे तो ब्याज मिलेगा 33.1%। ये आपको याद होना चाहिए। तो आप देखिए ना, धनराशि कितना था, 1,25,000, 1,25,000 आपका धनराशि है, 1,25,000 रुपया धनराशि है, इसका ब्याज कितना परसेंट मिलेगा, 33.1% का ब्याज मिलेगा। परसेंट के बदले कितना, 100, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 और 0 बैठा दिए। अब आप काट लीजिए, 3 0 से 3 0 खत्म,
अब 5 इकाई कितना आ गया 5, 5 इकाई 5, तो इकाई अंक तो सब पे 5 है। आइए तो 125 गुने 331 करिए, कितना आ रहा है 41,375। हाँ दूसरा चीज आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं, दूसरा चीज आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं, जानते हैं क्या लगा सकते हैं, हो गया काम खत्म। आप याद करिए स्टार्टिंग के टेस्ट पेपर में भी आया था, एक पहला दूसरा तीसरा टेस्ट पेपर में 25 का डिविजिलिटी और 125 का डिविजिलिटी। 125 का डिविजिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 125 हो, 250 हो, 375 हो, 500 हो, 625 हो, 750 हो, 875 हो, या अंत में कम से कम 3 जीरो हो। तो आप देखिए ना यहाँ 125 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 125 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी संख्या 125 से कटना चाहिए। लास्ट में 175 नहीं होगा, लास्ट में 475 नहीं होगा, लास्ट में 475 नहीं होगा, लास्ट में 375 ओके है। चलिए गुना नहीं भी करेंगे डिविजिलिटी रूल से आप बना सकते थे। चलिए 7 नंबर के बाद 8 नंबर आ जाइए। 8 नंबर 5 घन जिनके किनारे 3 सेंटीमीटर है। अब जरा देखेंगे 5 घन है जिनके किनारे 3 सेंटीमीटर है को जोड़ा जाता है, और इस पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कितना हो जाएगा 198। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, याद है जब 2 ठो घन की 3 ठो घन को जोड़े थे, 2 ठो घन की 3 ठो घन को जोड़े थे, जो भी जोड़े हो उसी प्रकार से आज 5 को घन जोड़ना है। तो हम उस दिन समझाए थे आपको, देखिए ये हुआ आपका पहला घन, ये हुआ आपका पहला घन, पहला घन, और इसी प्रकार अगर 5 को घन जोड़ेगा ना तो एगो घन इधर आएगा। अब देखिए फिगर बनाने में समय लग जाएगा, आप लोग भी छापिएगा समय लग जाएगा। ये देखिए ये पहला घन है, ये पहला घन है, ये रहा आपका दूसरा घन, वैसे ही फिगर समझा दिए। ये दूसरा घन है, इसके जस्ट बगल में फिर क्या ये तीसरा घन है, तीसरा घन है, फिर इसके जस्ट बगल में ये क्या है ये आपका चौथा घन हो गए, फिर इसके जस्ट बगल में ये क्या हो गया आपका 5वां घन हो गया। इसी प्रकार नजदीक नजदीक में 5 को घन रखे हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर है, तो उसके हिसाब से तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, तो 6 6 12 6 18 6 24 6 30। इसके हिसाब से इसका क्षेत्रफल हो जाना चाहिए 30a स्क्वायर, लेकिन 30a स्क्वायर नहीं होंगे, इसमें से कुछ घटेंगे, और घटेंगे कहां पर तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला घन और दूसरे घन को जोड़ेंगे तो ये वाला सरफेस दोनों का कॉमन नहीं आ जाएगा, तो एगो पिंक वाला भी गया और एगो ब्लू वाला भी गया, तो एगो पिंक एगो ब्लू मिलकर के दोगो सरफेस खत्म, दोगो सरफेस तो जुटेगा नहीं। अब उसी तरीके से एगो ब्लू और एगो ग्रीन, इसका भी चला गया, एगो ब्लू का सरफेस और एगो ग्रीन का सरफेस यहां पर अटैच होगा, तो इसका भी 2 सरफेस काम से बेकार हो गया। उसी तरीके से ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड को भी चिपकाएंगे यहां पर, तो इसका भी 2 सरफेस बेकार चला गया। उसी तरीके से रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक का भी, रेड और ब्लैक को भी अगर चिपकाएंगे बगल में रखेंगे तो एक सरफेस रेड का और एक सरफेस ब्लैक का बेकार चला गया। तो देखिए कितने सरफेस बेकार चले गए, 2 2 4 2 6 2 8 सरफेस बेकार चले गए। तो 8 सरफेस मतलब 8a स्क्वायर, तो 30 में से 8 गया तो कितना 22a स्क्वायर। तो a का मान आपको कितना पता है 3। जो घन है ना उस घन की भुजा कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो 22 इंटू a स्क्वायर। a का मान 3 है तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 22 नमा कितना होता है 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। आठ नंबर के बाद 9 नंबर।
चलते हैं 9 नंबर। ये रहा आपका 9 नंबर। नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे 40 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं। नल ए बी सी 3 प्रकार के नल है। पहला नल ए, दूसरा नल बी और तीसरा नल सी है। तीनों नल देखिए 3 गो नल है। पहला नल ए, दूसरा नल बी, तीसरा नल सी। देखिए 30 घंटा 40 घंटा और 60 घंटा, 30 घंटा 40 घंटा और 60 घंटा, 30 घंटा 40 घंटा और 60 घंटा, 30 घंटा 40 घंटा और 60 घंटा में भर सकते। 3 का तीनों क्या है, भरने वाला है। तो आप हमको एक बात बताइए जरा ध्यान से, 3 के तीनों नल तो भरने वाला है, लेकिन 3 के तीनों नलों को देखेंगे ना तो एक को सुबह 7 बजे, दूसरे को 8 बजे और तीसरे को 10 बजे चालू किया गया था। तीनों नलों को अलग अलग समय पर चालू किया गया है। पहले को 7, दूसरे को 8, तीसरे को 10। पहले को 7 बजे, पहले को 7 बजे, दूसरे को 8 बजे, दूसरे को 8 बजे और तीसरे को 10 बजे चालू किया गया था। बात क्लियर है? 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया गया था। अब देखते हैं, सबसे पहला काम तो टोटल वर्क निकालना है, तो निकालिए ना। 30 40 60 का एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, क्या पाइप एंड टाइम एंड वर्क में तो हम सभी लोग टोटल वर्क बोलते हैं, तो क्या पाइप एंड वर्क में भी टोटली वर्क कहलाएगा? बोलने के लिए तो बोला जा सकता है, जैसे हम लोग भी अभी चर्चा में ले आए हैं टोटल वर्क, लेकिन उसका टोटल वर्क नहीं बल्कि कैपेसिटी, वॉल्यूम, टंकी कितने लीटर का है, क्योंकि वहां पर तो हम लोगों को काम के बारे में पता लगाना रहता है। यहां पर उसका वॉल्यूम आयतन अर्थात टंकी में कितने लीटर पानी आ सकते हैं, तो ये उनकी कैपेसिटी है। टंकी का कैपेसिटी कितने लीटर का है, 120 लीटर का, लेकिन बोलचाल की भाषा में बोल देते टोटल वर्क। चलिए, तो 30 40 60 कैल्शियम आ गया 120, 30 चौका 40 तिया और 60 दूनी, सब के सब भरने वाले। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो पूछना चाह रहा है टंकी कितने बजे भर जाएगी, टंकी को भरवाना है। अच्छा टंकी को भरवाना है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सभी लोग जानते होंगे, सबसे पहले एक फिक्स्ड टाइम पर लाकर तब सबको चलाएंगे एक साथ, क्योंकि अभी सब ना अलग अलग समय के अनुसार चल रहा है। तो हम सभी लोग सबसे पहले सबको इक्वल समय बना देंगे। जैसे ए खुल रहा है 7 बजे, बी 8 बजे, सी 10 बजे, तो सबको पहले सेम टाइम पर बना लेते हैं, और सेम टाइम पर बनाने के लिए सबको 10 बजा सकते हैं। तो ये जो टंकी ए है जो 7 बजे खुला है, तो ये 10 बजने तक 3 घंटा काम करेगा। 3 घंटा काम करेगा कि नहीं करेगा? इसको 7 बजे खोल दिया गया है, तो ये 10 बजने तक अपना 3 घंटा पानी भरा होगा। 3 घंटा पानी भरा होगा तो यह अपनी क्षमता से, तो इसकी क्षमता कितना, 4, तो इसकी क्षमता 4 है और 4 क्षमता से 3 दिन भरेगा। उसके बाद फिर देखिए बी को 8 बजे, तो जो 8 बजे खुला है 10 बजने तक 2 घंटा भरेगा, 2 घंटा भरेगा। तो बी अपनी क्षमता 3, बी अपनी क्षमता 3, 3 क्षमता से 2 घंटा तक भरेगा। तो 4 तिया 12, 3 दूनी कितने हो गए 6, तो 12 + 6 कितने हो गए 18। अर्थात टंकी में पानी भराना था 120 लीटर, टंकी में पानी भराना था 120 लीटर, जिसमें से 18 लीटर पानी भरा गया। 120 लीटर में से 18 लीटर अगर पानी भरा गया तो फिर बच कितने गए, 102 लीटर। बच कितने गए हैं, 102 लीटर पानी बच गया। यानी अब कितना लीटर और भराना है, 102 लीटर पानी और भराना। अब लीटर को हटा देते, थोड़ा समझने के लिए लीटर लिख लिए थे। 120 लीटर पानी भराना था, जिसमें से 18 लीटर भरा गया, तो बच गए हैं 102 लीटर। अब इस 102 लीटर को तीनों मिलकर भरेगा, क्योंकि 10 बजने के बाद तो सब तीनों एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बंद तो किसी को नहीं किया गया है। तो अब 10 बजने के बाद तीनों एक्टिव हो गया, तो तीनों एक्टिव हो गया तो तीनों का क्षमता 4 3 7 2 9, यानी 9 क्षमता से भराएगा। तो 3 तिया 9, 3 से कितना 34, तो 34/3, 34/3 मतलब 11.1/3, 11 तिया 33 और 1 कितना 34। अर्थात इसको 10 बजने के बाद 11
पूर्णांक 1/3 घंटा और लगेंगे। तो इसको पूरा बदल लेते हैं, ध्यान से देखेंगे जरा। 11 के बदले तो 11 घंटा हो गए, 1/3 घंटा है। घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से 3 से कितना 20। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आसानी से हम लोग कर सकते थे। 1/3 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, 3 से कट गया 20 बार में, अर्थात 11.1/3 घंटा को हम लोग लिख सकते हैं 11 घंटा प्लस 20 मिनट। तो आप 10 में 11 घंटा 20 मिनट जोड़ न दीजिए। अगर देखिए सोचिए, अगर 10 रहता और 12 घंटा रहता तो 10 बजे है, 10 बजे हैं अभी, अब 12 घंटा बाद फिर 10 से ना बजेगा, फिर 10 से बजेगा। लेकिन 12 घंटा रहता तब, तो ये 12 घंटा से कितना कम है, 40 मिनट कम है। तो 10 में से 40 मिनट कम कर देंगे तो 9:20 नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन बी। चलिए फिर हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन वाला सब सिस्टर भैया सब बनाता है, बताइए। रवि रंजन कुमार क्या कहता है, आरती सिस्टर आप कहाँ है? सोनाली आई है, सोनाली तो सब क्वेश्चन का उत्तर बताती है। सोनाली बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले रिजल्ट ले लेंगे वो। बड़ी तेज है लेकिन सब क्वेश्चन का आंसर बताती रहती है। लेकिन यही वह सोनाली लेकिन है तो पटना की, तो इतना क्योंकि उस दिन नहीं बोली थी कि बहुत भीड़ भाड़ रहता है, मतलब आई थी, आया था। मतलब आप ही लोगों में से कोई है कि है? इसका मतलब तो यही इंडिकेट कर रहा है। चलिए, हाँ, आधार कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए इधर देखते हैं। अनूप जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अनूप जो है ना, अनूप 8 घंटे में धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर नाव चला सकता है। वह समान समय में मतलब उतने ही समय में, ये 8 घंटा मतलब 8 घंटा में ही धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़े ना, इतना बात समझ में आ गया। कुछ दूरी वो धारा के अनुकूल चल रहा है, कुछ दूरी वो धारा के प्रतिकूल चल रहा है। तो आप जरा क्वेश्चन को नोट करने का प्रयास करिए। अब 8 घंटा में धारा के अनुकूल 33, 8 घंटा में धारा के अनुकूल 33, 8 घंटा में धारा के अनुकूल 33 और धारा के प्रतिकूल 35। अनुकूल गया 33 किलोमीटर। तो अनुकूल अगर 33 किलोमीटर गया है तो आप लोग जानते हैं जब अनुकूल जाता है तो चाल क्या हो जाता है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और जब प्रतिकूल जाएगा, प्रतिकूल जा रहा है 35, प्रतिकूल जा रहा है 35, और जब प्रतिकूल जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। अब कितना समय लगा इसको, 8 घंटा। बात क्लियर है ना? धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर, अनुकूल चाल होता है x प्लस वाई, प्रतिकूल चाल होता है x माइनस वाई। फिर आगे देखेंगे वह समान समय में अर्थात इतने ही समय में अर्थात 8 घंटा में ही धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर। धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगा है, 8 ही घंटा लगे हैं। फिर ध्यान से देखेंगे, आपसे जो पूछा है ना कि खांसी पे खांसी आ रहा है, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा, आपसे यही प्रश्न पूछा गया है। अब बताइए, अभी हम कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन में दिया था ना आपको बेहतर समझ में आए इसीलिए हम डाटा को लिखे हैं।
तो पहले ये बताइए, डाटा को लिखने में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपको 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाना है और 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाना है। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, एक चीज गौर करिए, एकदम ध्यानपूर्वक गौर करिए। इधर वाले यूनिट को गौर करिए और इधर वाले यूनिट को गौर करिए। तो इधर सब 11 का मल्टीपल दिख रहा है, इधर सब 7 का मल्टीपल दिख रहा है, और समय भी सब पूर्ण घंटा में ही है। इधर भी समय पूर्ण घंटा है, अब पूछने वाला समय भी क्या पूर्ण घंटा में है। तो अपने दिमाग से तो पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, दशमलव का यहाँ पर कोई झंझट नहीं है। और दूसरा चीज ये दिमाग में डाल लेते हैं, ये x प्लस वाई जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, और x माइनस वाई जो भी होगा वह 7 का मल्टीपल होगा। क्योंकि इधर सारे के सारे 11 के मल्टीपल है, इधर सारे के सारे 7 के मल्टीपल है। तो हम सभी लोग सोचने का प्रयास करेंगे, 11 का मल्टीपल और 7 के मल्टीपल। अगर हम सभी लोग x प्लस वाई को कितना मान ले 11, नॉर्मली देखना है, तो 11 तिया 33, x माइनस वाई को 7, तो 7 पंचे 35, अर्थात 3 प्लस 5 कितना 8 आ गया। पहला मामला तो फिट है। अब दूसरा मामला फिट करते हैं। x प्लस वाई कितना 11, 11 चौका 44, x माइनस वाई 7, तो 7 चौका कितना 28, 4 प्लस 4 8, ये भी मामला फिट है। तो हम लोग कंफर्म हो गए हैं अब कि x प्लस वाई सच में 11 ही है और x माइनस वाई सच में 7 ही है। तो अब देखिए, x प्लस वाई के जगह 11 रख देंगे तो 11 पचे 55, x माइनस वाई के जगह 7 रख देंगे तो 7 दूनी 14, तो 5 प्लस 2 कितना आ गया 7 घंटे 7 घंटे 7 घंटे। चलिए, अगर थोड़ा बेहतर प्रैक्टिस रहता है तो इसको इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ता। आपको इधर दिख रहा था, अच्छा हर जगह ये 11 का मल्टीपल चल रहा है और 7 का मल्टीपल चल रहा है। 33 किलोमीटर अनुकूल है, फिर 44 किलोमीटर अनुकूल है, फिर 55 किलोमीटर अनुकूल है। फिर प्रतिकूल को देखिए, 35 किलोमीटर प्रतिकूल, 28 किलोमीटर प्रतिकूल और 14 किलोमीटर प्रतिकूल। अगर बेहतर प्रैक्टिस रहता तो आप यहीं पर खेला कर सकते थे। चलिए, क्या हुआ? जरूर होगा, जरूर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ सर, क्या? अब नहीं समझे, थोड़ा कस के बोलिए, थोड़ा फ्रेश बोलिए। कोई दिक्कत हो रही है, उसका मन है, उसका मन है। धारा की दिशा में 33 किलोमीटर के विपरीत जा रहा है, 35 किलोमीटर, कोई दिक्कत है? अब देखिए, एक बार गया है, फिर कहीं रुक गया है, फिर जाकर के चला होगा, उसके हिसाब से है। अब साइकिल यहां से आपको मुजफ्फरपुर जाना है, अगर साइकिल से पटना से मुजफ्फरपुर साइकिल से जाना है तो एक बार में अपने नहीं चला सकते हैं। हाजीपुर में जाकर के रुक जाइएगा, हाजीपुर से फिर एकदम मुजफ्फरपुर में जाकर रुकिएगा। तो फिर आपका ना मन है कि आप पटना से हाजीपुर का डिस्टेंस बताइए, चाहे हाजीपुर से पटना का, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर का डिस्टेंस बताइए, वो तो आपके अनुसार है। इसके लिए ये चिंता नहीं करना है कि सर 33 किलोमीटर अनुकूल गया है तो 33 किलोमीटर आना भी चाहिए। आपके दिमाग में यही है? वो सब यहां नहीं सोचना है, ठीक है ना? वो सब यहां नहीं, वो उसके हिसाब से है। चलिए, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। 68% खर्च करती है, ध्यान से देखिएगा। अनु खर्च, एक्सपेंसेज, अनु अपनी आय का 68% खर्च कर देती है तो सेविंग। अच्छा, 68% अगर खर्च कर दी है तो कितना परसेंट बचाती होगी? वह 32% बचाती होगी। 68% अगर वो खर्च कर दी तो बचाई कितना परसेंट? 32%। 68% खर्च कर दी तो बचाई कितना परसेंट? 32%। हम लोग इनका ना रेशियो निकाल लेते हैं। तो इनकम स्वाभाविक सा बात है कि 100% ही होगा, बात क्लियर है। पहले इनका रेशियो निकालते हैं। तो 4 से 17, 4 8 और 4 से 25, तो रेशियो में निकाल लेंगे तो 17 8 25, 17 8 25 आ रहा है। 17 8 25, 17 8 25, 17 अनुपात 8 अनुपात का 25। किसी को कोई दिक्कत है अभी तक में?
जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे देखेंगे प्रश्न में, यदि उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि होती है, यदि उसकी मासिक आय जो है ना 20% की वृद्धि होती है, मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, तो मासिक आय कितना है 25। तो 25 में अगर 20% की वृद्धि होगी तो सीधा 20% से गुना कर दिए। फिर ध्यान से देखेंगे आगे क्या है, और उसकी मासिक बचत में इतने परसेंट की वृद्धि, तो इतना परसेंट का वैल्यू देखिए, 8 नमा 72, 3 कितना 75/8%। बचत में इतने परसेंट की वृद्धि, तो बचत कितना है 8, 8 गुने इतना परसेंट कर दिए, 8 गुने इतना परसेंट कर दिए। फिर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो उसके मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो मासिक व्यय कितना है 17। मान लिए कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है, x% का वृद्धि हो रहा है। बात क्लियर है। अच्छा, अब आपको ये बात भी पता है कि एक्सपेंसेज अर्थात खर्च और बचत, खर्च और बचत को जोड़ देंगे, खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो वह आय के बराबर होंगे, आय के बराबर होंगे। अब एक चीज और ध्यान देखना है, इसका परसेंटेज कॉमन लेंगे, यहां से अगर कॉमन लेंगे तो परसेंटेज कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर के परसेंटेज से इधर वाला परसेंटेज नहीं खत्म हो जाएगा, परसेंटेज खत्म। अब दूसरा चीज आपको ये देखना है थोड़ा अच्छे से कि 8 से 8 भी खत्म, तो 17x प्लस 75 बराबर 25 विषम 500, तो 17x, ये 75 इधर आके घट गया तो कितना आ गया 425, 425, तो x बराबर आप निकाल लीजिए, 17 दूनी 34, 42 में से 34 गया 8, 8 पे उतरा 5, 85, 17 पचे 85, तो x का मान कितना निकल गया 25%। चलिए आप लोग 100 मान करके नहीं ना बनाए थे इसको, कि 100 मान करके बनाए थे, उसमें काफी समय लग गया होगा, नहीं लगा, लेकिन कभी कभी लग सकता है। जैसे यहां पर सीधा सीधी दिया था तब ना, अगर लिख देता है कि 16.2/3% अपना खर्च बचत सब करती है, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। कभी कभी आपको दशमलव में भी लेकर के चला जाएगा वो, लेकिन इसमें कोई दशमलव का झंझट नहीं आएगा। अच्छा, कितना जीरो बैठाइएगा, जहां जहां पर दशमलव दिखेगा वहां पे जीरो बैठा देंगे। जितना आपको परेशान करेगा उतना बदला ले लीजिएगा आप जीरो से ना। चलिए 11 के बाद 12 नंबर आ जाते हैं। 12 नंबर अगर ध्यान से देखने का प्रयास किए, एक व्यक्ति की 40 पारियों की बैटिंग का औसत कितना है 50 रन था। एक व्यक्ति की 40 पारियों की बैटिंग का औसत कितना है 50 रन। 40 पारी खेलने के लिए गया था तो उनका औसत कितना निकला 50 रन। 40 पारी का औसत अगर 50 रन है तो आप टोटल नहीं बता सकते हैं 40 पारी का टोटल, तो टोटल बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या। औसत कितना दे रहा है 50, औसत दिया है 50 और पारी है 40, तो 50 गुने 40, 50 गुने 40 बराबर कितना हो गया 2000। अर्थात उन्होंने 40 पारी में टोटल 2000 रन बनाए हैं। अच्छा, ये जो 40 पारी खेलने के लिए गया है तो ये 40 पारी में अवश्य एक पारी ऐसा होगा जिसमें वो सबसे ज्यादा रन मारा होगा, और एक पारी ऐसा होगा जिसमें सबसे कम रन मारा होगा। इतना तो होना फिक्स है। 40 पारी खेलने के लिए गया है तो एक पारी ऐसा होगा जिसमें सबसे ज्यादा रन मारा होगा, एक पारी ऐसा होगा जिसमें सबसे कम रन मारा होगा। तो वही आगे का क्वेश्चन है, उसके अधिकतम रन न्यूनतम रन से 172 अधिक थे। अच्छा, इसका मामला कुछ अलग ही है। उसका अधिकतम रन जो है ना न्यूनतम रन से 172 अधिक है। मतलब समझिए, अधिकतम रन जो है ना न्यूनतम रन से 172 ज्यादा है। तो सेंस तो वही ना आया कि एगो मैक्सिमम पारी वाला और एगो मिनिमम पारी का जिक्र है। तो जो मैक्सिमम पारी है ना वह मिनिमम पारी से कितना ज्यादा है 172 रन ज्यादा है, 172 रन ज्यादा। यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाए, अर्थात मैक्सिमम पारी वाला भी हटा दिया जाए और मिनिमम पारी वाला भी हटा दिया जाए, तो शेष कितने पारी बच गए 38। टोटल 40 पारी थे, 2 पारी को हटा देंगे बचेंगे 38 पारी।
बचेंगे 38 पारी। और इन 38 पारियों का एवरेज कितना हो गया अब 48। एवरेज तो घटना निश्चित ही था, क्योंकि पहले 50 था और 2 पारी को निकाल देंगे तो औसत घट के कितने हो गए 48। तो आप 38 पारियों का टोटल निकाल लीजिए। 38 पारी का अगर हम सभी लोग टोटल निकालने के लिए गए तो फिर से टोटल बराबर औसत गुने संख्या। औसत कितना है 48, संख्या कितना है 38। तो 48 गुने 38 बराबर कितना हो जाता है 1700, 1824, 1824। 48 गुने 38 बराबर कितना हो गया 1824। अच्छा ये बताइए, ये 2000 कितने पारी का टोटल है, 40 पारी का टोटल 2000, और ये 1824 कितने पारी का टोटल है 38 पारी का टोटल है। तो 40 पारी के टोटल में से अगर 38 पारी का टोटल घटा देंगे तो 2 पारी का टोटल नहीं बचेगा। 40 पारी के टोटल में से 38 पारी का टोटल घटा देंगे तो बचेगा 2 पारी का टोटल, 2 पारी का टोटल। और ये जो 2 पारी का टोटल बचेगा तो ये वही ना 2 पारी है जिसमें वो सबसे ज्यादा रन मारा था और एक में सबसे कम रन मारा था। अच्छा एक बात और, अगर आप ध्यान से देखने के लिए जाइएगा तो अधिकतर रन जो था वो न्यूनतम रन से 172 ज्यादा है। मैक्सिमम रन जो है न्यूनतम रन से 172 ज्यादा है। तो हम ये मान लेते हैं ये आपका मैक्सिमम है, ये आपका मैक्सिमम है और ये आपका मिनिमम है। तो जरा आप एकदम ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। मिनिमम रन को कितना माने x, तो मैक्सिमम रन स्वाभाविक सा बात है कि कितना ज्यादा है 172 ज्यादा है, तो मैक्सिमम हो जाएगा 172। होगा कि नहीं होगा, ज्यादा स्टेप नहीं बढ़ाते हैं। मिनिमम रन अगर x होंगे तो मैक्सिमम रन होंगे कि नहीं x प्लस 172। अच्छा इन दोनों का योग ही तो 176 है। ये जो 176 बचा है 2 पारियों का टोटल, तो ये वही ना 2 पारी है, एगो मैक्सिमम वाला है और एगो मिनिमम वाला है। तो आप इनको जोड़िए, x प्लस x कितने हो गए 2x, ये वाला 172 इधर आके घट गए, तो 176 में से 172 घट गए 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर 2 आ गए तो आपसे पूछा है अधिकतम रन। अधिकतम रन कितना x प्लस 172, तो 172 में x जोड़ेंगे, x का मान 2 है, 172 में 2 जोड़ देंगे कितना आ गया 174। ऑप्शन डी आ गए। 12 के बाद फिर 13 नंबर। चले 12 के बाद 13। आइए 13 नंबर, ये रहा आपका 13 नंबर। 13 नंबर में अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 70% खर्च करते हैं। ध्यान से सोचिएगा केवल, ए अपनी आय का 80% खर्च कर लिए, बी अपनी आय का 85% खर्च कर लिए और सी अपनी आय का 75% खर्च कर लिए, 75% खर्च कर लिए। यदि उनकी बचत का अनुपात कितना है 8:9:20 है, यदि उनकी बचत का रेशियो कितना है 8:9:20 है, तथा ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है, तो बी की आय क्या है। अच्छा ए बी सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च कर लिए, तो फिर उनकी बचत का रेशियो कितना है 8:9:20। उनकी बचत का रेशियो 8:9:20। ये जो रेशियो दिया गया, ये रेशियो किस चीज का है, बचत का रेशियो है। तो आप बचत को फोकस करना, ध्यान से देखना। ए बी सी, अच्छा ए अपनी आय का कितना परसेंट खर्च कर लिया 80% खर्च कर लिया, तो बचाया कितना परसेंट 20%। तो 20% का वैल्यू रेशियो में कितना है 8, 20% का वैल्यू रेशियो में 8 है, तो 20×5 100, 20×5 100, तो 8×5 40, अर्थात ए का ही कितना है 40 रेशियो। हम रेशियो में खेल रहे हैं।
ये 80% खर्च कर लिए तो बचाएं 20%, परसेंट में 20% बचाएं लेकिन रेशियो में बचाएं 8। तो 20% का वैल्यू 8 है, तो 20 पंचे 100, तो 8 पंचे 40, अर्थात ए का रेशियो में है बचत 40। सॉरी, आई निकल गया। फिर आगे ध्यान से देखेंगे बी में थोड़ा लफड़ा है, बी को पहले थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। सी को आते हैं। सी कितना परसेंट खर्च कर लिया? 75%। सी अगर 75% खर्च कर लिए तो बचाएं कितने परसेंट? 25%। बचाएं 25%, लेकिन रेशियो में बचाएं 20। तो 25% का वैल्यू 20 है, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 20 चौका 80, अर्थात सी का रेशियो मान कितना निकल गया? 80। मामला फंसा बी में। बी को देखिए, बी ने कितना परसेंट खर्च कर दिया? 85% खर्च कर दिया, तो बचाया 15%। अब 15% बचाया, लेकिन ये बचाया कितना? 9। तो 15% का वैल्यू 9 है। अच्छा, 15 से काटिए ना 9 को, कुछ तरीके से काट लीजिए 15 से 9 को। 15 छक्के 90, 6 आया तो मतलब 6 मतलब कितना? 60 नहीं नजर आ रहा है? देखिए 15 है, 15% है, लेकिन रेशियो में कितना है? 9 है। तो 9 को कुछ काटिए ना। 15 छक्के 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 15 छक्के 90, तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 60। ये अंठाकानी पंचे 150 वाला कहानी सुने होंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 15% है, 15% का वैल्यू कितना है? 9 है। तो ये 9 है, 9 कितने परसेंट को इंडिकेट करता है? 15% को। तो आपको चाहिए 100%, तो निकाल सकते हैं। 5 तिया 15, 5 से कट गया 20 बार में, 3 तिया 9, तो 20 तिया कितना हो गया? 60। तो सबका हम सभी लोग रेशियो निकाल लिए, और ये कट भी रहा है, ये कट भी रहा है। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80। अब देखिए ना प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर हो। ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है, तो ए और सी की आय में कितने रुपए का अंतर है? रेशियो में, रेशियो में तो अंतर है 2 का, लेकिन प्रश्न में अंतर है 18,000 का। तो 2 रेशियो का मान 18,000 है, तो फिर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 9,000। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 9,000। तो आपसे पूछा गया बी की आय, और बी की आय कितना रेशियो है? 3 रेशियो है, 3 रेशियो। तो एक रेशियो बराबर 9,000, तो 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 9 तिया कितना? 27,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग इस प्रश्न को इस तरीके से सोचे थे क्या? चलिए, जो लोग नहीं सोचे थे तो अब सोचना स्टार्ट कर दीजिएगा। एगो का आईडी है विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली क्या लिखता है जानते हैं? एक किताब, एक शिक्षक, एक कॉपी और एक पेन पूरी दुनिया बदल सकता है। क्या चाहिए मतलब? अच्छा, तुमको वही याद आता है घूर फिर करके ना। चलिए, विराट कोहली का कहना लेकिन सही था ना वो। चलिए, एकदम सही बात है। आइए, और उसी पेन से वो अपना किस्मत भी बदलेगा। चलिए, आप लोग नहीं समझे थे? तो आप लोग तो किसी और दुनिया में थे, अर्थ का अनर्थ निकालने वाले थे, लेकिन वो अर्थ का अनर्थ निकला नहीं। चलिए, इधर देखिए, 53 का क्यूब, 46 का क्यूब, 7 का क्यूब किससे डिविजिबल होगा? तो आप सभी लोग ये ध्यान पूर्वक दिख रहा होगा, ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब। आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज जानते होंगे, जब a प्लस बी प्लस सी
जब a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाता है 3abc। इतना बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc ऑटोमेटिक होते ही होते हैं। अब अगर जिस स्टूडेंट को पता है ना वो सीधे सोच लिया अच्छा 3abc होवे करेगा 3 गुने 53 गुने 46 गुने 7, लेकिन आपको हम पहले टेस्ट करा देते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर आप यहाँ प्लस लिखे लेकिन यहाँ पर तो माइनस है। तो आप देखिए ना इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 53 का क्यूब प्लस 46 को क्या लिख लेंगे -46 का क्यूब, अब आ गया प्लस में। ये 7 को क्या लिख लेंगे -7 का क्यूब। अब हो गया कि नहीं हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बीच में प्लस a का साइन ना होना चाहिए तो अच्छा स्क्वायर कोई बात नहीं क्यूब। अब देखिए आपको बीच में प्लस का साइन चाहिए था, बीच में प्लस का साइन मिल गया, लेकिन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc तब होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होंगे। तो आप देखिए ना यहाँ पर a b और c का योग 0 नहीं है, ये b और c मिलकर के कितना बना रहा है -53, b और c मिलकर के -53 और a कितना है +53, तो -53 से +53 नहीं कट गया। ये सब जिसको प्रैक्टिस है उसको तुरंत 3abc में वो चला जाता, लेकिन पहली बार आया है ये क्वेश्चन इसलिए हम थोड़ा डिटेल कर रहे हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3abc। तो a के जगह कितना है 53, b के जगह कितना है 46, तो c के जगह कितना है 7। अब बताइए किससे डिविजिबल होगा, ये संख्या किससे डिविजिबल होगा। देखिए अच्छा ये संख्या क्या कभी भी 9 से डिविजिबल होगा, नहीं। 9 से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। एक वो 3 दिख रहा है, दूसरा 3 कहीं है ये नहीं, 9 का मतलब 3 गुने 3 होता है, तो एक वो 3 है दूसरा 3 कहीं भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन होने वाला है नहीं। अब देखिए 21 और 23, तो 21 और 23 ध्यान से देखेंगे, 7 या 21 और 23 दूनी 46, 7 या 21 23 दूनी 46, यानी ये तो ऑप्शन ओके है। सी में क्या 2 गुने 21, 2 गुने 21, तो जरा देखिए 2 गुने 21, 2 गुने 21 से जरा ध्यान से देखेंगे बी नंबर ऑप्शन तो ओके है, हम लोगों का बी ओके है। अब सी में देखेंगे 2 और 21 है, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 7 या 21, यानी ये ऑप्शन भी ओके है। बी और सी दोनों ओके है, मतलब डी नंबर सही है, डी नंबर आपका सही है। 14 के बाद फिर आगे बढ़ जाते 15 नंबर। चलते हैं 14 के बाद 15 नंबर। 15 नंबर में जरा ध्यान से देखेंगे क्या है, कंपनी सी और ई द्वारा एक साथ निर्मित इकाइयों की संख्या, निर्मित इकाई किधर है, इधर वाला निर्मित इकाई है और ये वाला बेची गई है। तो सी और ई का, तो सी का 36 है और ई का 54 है, तो 36 प्लस 54 मिलके कितना बनाएगा 90, 36 प्लस 54 मिलकर के कितना बना लेगा 90 बना लेगा रेशियो। अब देखेंगे किसका ए और डी का, तो ए और डी का देखिए कौन सा बेची गई, ए और डी का लेना बेचने वाला, तो ए का बेचने वाला 30 है और डी का बेचने वाला 36 है, तो 30 प्लस 36 कितना हो गया 66। ये किससे कट रहा है 15, 6 से कटेगा 15 बार में, 6 से कट जाएगा 11 बार में, अर्थात 15 अनुपात का 11, जो कि ऑप्शन बी है। ये काफी इजी था। सी और ई द्वारा निर्मित इकाई, तो सी और ई का निर्मित इकाई ये था, 36 प्लस 54 90 हो गया, और ए और डी का बेची गई इकाई, तो ए और डी का बेची गई इकाई कितना हो गया 30 प्लस 36 कितना 66, 6 से काट लिए 15 अनुपात 11। अब जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे, नीचे दिए गए बटन का बंटन, बटन नहीं है बंटन, बंटन का माध्य 26 है, तो के का मान ज्ञात करें। अच्छा इसी टाइप का माध्य कल भी आया था याद है, और आज ये लिए, और कल यानी अगला टेस्ट पे माध्यिका डालेंगे, ये वर्ग अंतराल वाला माध्यिका डालेंगे। वैसे तो माध्यिका निकालना आसान है, बीच वाला होता है, लेकिन एक बार वर्ग अंतराल वाला डाल देंगे, क्योंकि रेलवे अधिकतर बार पूछा है वर्ग अंतराल वाला माध्यिका भी, जिसका फॉर्मूला 9वां 10वां में यादें नहीं होता था, कब 2F1 कब F1 कब 0 बहुलक माध्यिका सबका, तो वही वाला डाल देंगे क्योंकि रेलवे पूछता है। ठीक है,
आइए, तो सबसे पहले माध्य दिया कितना 26 है, तो माध्य को हम सभी लोग निकाल लेते हैं। देखिए वर्ग है, बारंबारता अर्थात f है, तो सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। x निकालना पड़ेगा तो देखिए ना, कल सिखाए थे x कैसे निकालेंगे, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे का 2, तो ऊपरी सीमा 10, निचली सीमा 0, 10 प्लस 0 10, 10 बट्टे 2 कितना 5। अब देखिए ये 10 है तो 20 और 10 कितना 30, 30 बट्टे 2 15, 30 20 50, 50 बट्टे 2 25, 30 40 70, 70 बट्टे 2 35, 40 45 40 50 90, 90 बट्टे 2 45। बात क्लियर है। तो F1 हम लोगों को मालूम था, F मालूम है, X निकाल लिए, तो अब हम लोगों का पहला काम क्या, Fx निकालना, Fx निकालना। तो Fx निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे, Fx निकाल रहे हैं। तो बताइए 8 पंचे कितना हो गया 40, 15 गुने 10 कितना हो गया 150, 25 गुने के कितना हो गया 25 के, 35 गुने 6 कितना हो गया 210, 45 गुने 12 बराबर हो गया 540। बात क्लियर है। एफएक्स भी निकाल लिए। अब आपको माध्य दे रखा है 26, माध्य दे रखा है 26, तो माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफएक्स बट्टे का सिग्मा एफ। तो आप सभी को जोड़िए ना, सभी को जोड़ने के लिए गए तो देखिए 540 प्लस 210 कितना हो गया 5 2 750, 5 2 750, 750 में अगर 150 जोड़ देंगे तो 900, 900 में 40 जोड़ देंगे तो 940, 940 तो ये हो गए हैं। अब बीच में एगो छोड़े भी है, किसको छोड़े हैं 25 के, 25 के, अर्थात एफएक्स को जोड़े ना, एफएक्स को जोड़े 540 210 750, 750 प्लस 150 900, 900 में 40 जोड़ दिए तो 940 प्लस 25 के। अब बट्टे का एफ को जोड़िए एक साथ। एफ को अगर जोड़ने के लिए गए तो देखिए एफ किधर है, ये रहा 12 6 18, 18 के को छोड़ दीजिए 18 10 28, 28 8 36, 36 प्लस के 12 6 18, 18 10 28, 28 8 कितना 36 प्लस का के। अब आप सिंपल गुना कर दीजिए तो 26 गुने 36 बराबर कितना हो गया था, कितना 936, 26 गुने 36 936 की 16 936, 26 को 36 से गुना किए तो 936 और 26 को के से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 के बराबर कितना 940 प्लस कितना हो जाएगा 25 के। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 936 इधर आके घटेगा तो 940 में से 936 घट गया तो 4 हो गया, ये 25 के इधर आके घटेगा तो 26 के में से 25 के घटेगा तो के बराबर कितना आ गया 4, तो के बराबर कितना आ गया 4। 16 के बाद फिर आगे बढ़ जाते 17 नंबर, 17 नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 के बाद 17 नंबर। चले 17 नंबर की ओर। एक बैग में 30 गेंदें रखी गई है, एक बैग में 30 गेंदें रखी गई है जिन पर 1 2 3 4 डॉट 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 30 संख्याएं अंकित है। यानी एक बैग में 30 को गेंद रखी है, ये छोटा 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 क्या को गेंद रखा है 30 को गेंद रखा है, 30 को गेंद रखा है और इस 30 गेंद पर ना एक संख्या अंकित है। संख्या कहां से कहां तक अंकित है, 1 से लेकर के 30 तक अंकित है। 30 को गेंद है और 30 गेंद पर कुछ ना कुछ संख्या अंकित है। जैसे पहला गेंद पर 1, दूसरा गेंद पर 5, तीसरा गेंद पर 4, चौथा गेंद पर 10, 15, 18, 19, 21, 27। इस प्रकार 30 के 30 गेंद पर कोई ना कोई संख्या अंकित है। आगे क्वेश्चन कहना चाह रहा है बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। अच्छा, अगर 30 गेंद में से कोई एक गेंद निकालेंगे तो कुछ पता है कि अभी कौन सा गेंद निकलेगा, कोई भी गेंद निकल सकता है।
तो बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 4 या 6 के विभाज्य होने की प्रायिकता। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप जो एक गेंद निकालिएगा ना इन 30 गेंदों में से, तो वह गेंद ऐसा निकलना चाहिए जो 4 या 6 से विभाज्य होना चाहिए। अच्छा, 4 या 6 से विभाज्य होना चाहिए, तो आप जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, 4 से विभाज्य कौन कौन सा गेंद होगा? जिसपे 4 अंकित होगा, जिसपे 8 अंकित होगा, जिसपे 12 अंकित होगा, जिस पर 16 अंकित होगा, जिस पर 20 अंकित होगा, जिस पर 24 अंकित होगा और जिस पर 28 अंकित होगा। 4 से डिविजिबल वही सब गेंद होंगे जिन पर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 अंकित होंगे। और 6 वाला देखते हैं। 6 से डिविजिबल वाला गेंद वही सब होगा जिस पर 6, 12, 18, 24 और 30 अंकित होंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर? इतना ही। 4 अंकित वाला यही सब हो सकता है जिस बॉल पर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 अंकित हो। 6 से डिविजिबल वाला बॉल वही हो सकता है जिस पर 6, 12, 18, 24, 30 अंकित हो। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में कोई कॉमन भी है। अब देखेंगे 24 हो, ठीक है 12 भी है, तो पहले 24 को स्पष्ट ना करने दीजिए, इसी में माहौल गर्मा जाता है कभी कभी। पहले 24 है तो 24 को स्पष्ट न करने दीजिए 24 क्या है। अब देखिए 24 अगर है तो 24 बॉल, तो 24 वाला बॉल तो एक गो न होगा, बॉल तो एक गो है 24 वाला। लेकिन इसके हिसाब से हम लोग 2 ठो बॉल नहीं काउंट कर रहे थे, 2 ठो बॉल काउंट कर रहेंगे, तो यहां पर 24 एगो हट जाएगा। अर्थात देखिए ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां से कितने संख्या है? 7। यहां से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, यहां से 5, तो इसके हिसाब से 7, 5 कितना? 12। लेकिन 12 वास्तव में नहीं है, क्योंकि ये 24 जो है ना, 24 4 में भी काउंट हो गया, 6 में भी काउंट हो गया, लेकिन काउंट तो होना चाहिए एक बार, तो ये एक बार घट गया, एक बार घट गया। अब देखेंगे क्या है? 12 भी दोनों में काउंट हो गया है, तो ये 12 भी एक बार ही काउंट होना चाहिए, एक बार यहां से भी घट गया, तो 12 में से एक घटा 11, 11 में से एक घटा 10। अर्थात आपके फेवर में कितने बॉल है? 10 बॉल है, और टोटल बॉल की संख्या कितना है? 30 है। तो प्रायिकता 10 इकाई का 10, 10 इकाई का 10 हो गया, और 10 दिया कितना? 30, 1/3। ऑप्शन डी। 17 के बाद फिर आगे बढ़ जाइए 18 नंबर। चलते हैं 17 के बाद 18 नंबर। ये को क्या शायरी मारा जानते हैं? धर्मवीर क्या मारा है? मेहनत की इतना की चुका दी पाई पाए, मेहनत की इतना कि चुका दी पाई पाई, और हमारी नेहा दी बन गई एसआई। मेहनत की इतना कि चुका दी पाई पाई, और हमारी नेहा दी बन गई एसआई। खतरनाक। मामला खराब कर दिया है। पवन कुमार, लीलेश कौन है? लीलेश कौन है यहाँ पर? लीलेश, आपका पार्टनर का नाम पवन है क्या? उसको सब्जी लेकर के चले जाइएगा, ठीक है ना? सब्जी, उसको कहिएगा सर सब्जी लेकर के आइएगा। वो अपना घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, अब पार्टनर को कहेगा सब्जी लेकर के भेज दीजिएगा सर, बोल दीजिए। चलिए आ जाते इधर। एक्स माइनस, लेकिन इसका सारी कितना सेट किया हुआ था ना? मेहनत की इतना की चुका दी पाई पाई, और बन मेरी नेहा दीदी बन गई एसआई।
चलिए x माइनस वाई बराबर कितना है, 1 है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक समीकरण है, वेरिएबल 2 है, तो एगो को हम सभी कुछ भी मान सकते हैं। तो y को कितना मान लेते हैं, 0। देखिए समीकरण 1 है, एक ही समीकरण है, वेरिएबल 2 है, तो हम y को 0 मान लिए। y को जैसे ही 0 माने तो इसका कहानी खत्म। y बराबर 0 क्या है, माना, और y बराबर जैसे ही 0 माने तो x ऑटोमेटिक आ गया 1। बात क्लियर है। x बराबर y बराबर 0 माने तो 1 आया है, ये नहीं समझिएगा कि x बराबर भी 1 मान लिए, ठीक है। y बराबर जैसे ही 0 रखे तो x बराबर 1 ऑटोमेटिक आ गया। हो सकता है x बराबर कुछ और भी आता, जो भी संख्या रहे, ठीक है। तो ये माना और ये आया, ये दो चीज पहले आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो x बराबर y बराबर जैसे ही 0 लिए तो x बराबर 1 आ गया। अब y बराबर 0 है तो इसका कहानी खत्म है, क्योंकि y का मतलब 0, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0, 0 का क्यूब करने से कोई फायदा नहीं, बच गया केवल x क्यूब। x का मान 1 है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन डी। हाँ, क्यूब के फॉर्मूला से भी कर सकते थे आप। चलिए x का मान अगर आप 0 मानिएगा, x का मान अगर आप 0 मानिएगा तो 0 माइनस वाई बराबर 1, अर्थात माइनस वाई बराबर 1। तो इधर उधर कर लेंगे तो -1 बराबर y हो जाएंगे। बात के लिए था, जिंदगी में पॉजिटिव न सोचना है। y को 0 मानेंगे तो x पॉजिटिव में आया है, ठीक है। 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या, 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है। आपको 5 अंकों की न्यूनतम संख्या लेना है और वह न्यूनतम संख्या अवश्य 97 से डिविजिबल होना चाहिए। वह x है, वह x है। जो संख्या डिविजिबल होना चाहिए ना 97 से, उस संख्या का नाम क्या दिया, x। ये x क्या है, ये x क्या है, x 97 से कटने वाली 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है। तो x के अंकों का योग क्या है। आप कोई यहां पर बाय ऑप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर संख्या पूछता तब तो आप बाय ऑप्शन का जुगाड़ लगा सकते। संख्या का योग पूछ लिया तो कोई यहां पर जुगाड़ नहीं है। आइए अब देखिए, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या यही ना होगा, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या यही होगा। इसको किससे डिविजिबल होना है, 97 से। भाग लगाइए आप, 97 इकाई का 97, 100 में से 97 गया, 3 बचा, एगो 0 उतर जाएगा। 97 से 30 में भाग नहीं लगेगा, एगो 0 उतार दिए, फिर एगो और 0 उतर गया, तो 97 तिया 291 हो गया। शेषफल कितना बच गया, 9। अब सुनिए ध्यान से, अगर ये संख्या 9 कम होता, अगर ये संख्या 9 कम होता तब तो ये 97 से कट जाता, तो आपको यही ना खोजना था कि 97 से कटने वाला। तो ये संख्या अगर, सुनिएगा केवल, ठीक है ना। कुछ लोग पहले सोच रहे हैं, वो सही सोच रहे हैं, लेकिन समझाने ना दीजिए बेहतर तरीकों से। अगर ये संख्या 9 कम होता, 9 शेषफल बचने का मतलब यही ना हुआ कि अगर ये संख्या 9 कम होता तब तो ये संख्या 97 से कट जाता। तो 9 जैसे ही इसमें कम करेंगे, तो ये संख्या बन जाएगा 9991, जो कि 5 अंक नहीं बल्कि 4 अंक में बन गए। तो आपका उत्तर 9991 वह संख्या नहीं बनेंगे। आप 9 इसमें कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही 9 कम कर दिए तो संख्या बन गए 4 अंक का, लेकिन आपको संख्या रहना चाहिए 5 अंक का, तो आप 9 कम नहीं कर सकते। अगर यहीं पर लिख देता 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तब यही होता 9991, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो 9 कम नहीं कर सके तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये कट जाएगा। अब देखिए 9 शेषफल बचा है ना, 9 शेषफल बचा है, तो ये संख्या 97 से डिविजिबल है, तो 97 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 88। 2 ऑप्शन है इसके पास 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन ये है कि ये संख्या अगर 9 कम होता तो भी 97 से कटता। अगर ये संख्या 88 ज्यादा होता
तो भी कटता। तो 9 कम होने वाला तो कोई जुगाड़ लगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो संख्या ही बन गया था 4 अंक में। तो 9 कम वाला जुगाड़ नहीं लगा, तो इसमें 88 जोड़ने वाला जुगाड़ लगाते हैं। तो 10,000 में 88 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,088। बात क्लियर है। तो आपसे यही पूछा है, इसी का नामकरण प्रश्न क्या दे दिया, x। तो x के अंकों का योग निकालना है, तो इसका योग निकालिए ना। 8 8 16, 16 और 1 कितना, 17, ऑप्शन से। उन्नीस के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं 20 नंबर। चलते हैं 20 नंबर। आ जाइए 20। अब इस क्वेश्चन में आप सभी लोग सॉल्व करना जानते होंगे, श्रेणी है। कहां से श्रेणी है, 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 8 डॉट 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 के पहले 20 पद। अच्छा 20 पद है तो पहले 20वां पद निकालना पड़ेगा। अच्छा कल भी क्वेश्चन आया था 20वां पद तीसरा पद वाला साहब, तो 20वां पद का मतलब होता है a + 19d। 20वां पद का मतलब होता है a + 19d, 19d। तो हम देखिए पहले वाले को देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, पहले वाले को, पहले वाले को देख रहे हैं। तो a + 19d का मतलब क्या हुआ, a मतलब प्रथम टर्म, प्रथम टर्म कितना है 5 है, प्लस 19, 19 इंटू डी, डी मतलब सार बनता। अच्छा 5 से क्या हुआ 6, 6 से क्या हुआ 7, तो एक एक का अंतर नहीं दिख रहा है, तो डी के जगह कितना हो जाएगा 1। तो 5 + 19, 5 + 19 कितने हो जाएंगे 24। अर्थात इसका जो 20वां पद होगा ना, 20वां जो पद होगा उसका स्टार्टिंग क्या होगा 24, उसका स्टार्टिंग 24 होगा, तो 24 का फिर अगला 25 होगा। बात क्लियर है, पहले 20 पद, तो इस सीरीज का 20वां पद होगा 1/24 गुने का 25। बात क्लियर है। तो अब आप इसका निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए जैसे ही गए तो आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/, का अंतर, तो अंतर कितने कितने का, यहां पर 1 1 का अंतर है। तो एक देखिए 1/, अंतर, अब यहां पर अंतर 1 1 का है, तो 1/1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अंतर 2 2 का रहता, 3 3 का रहता, तब तो प्रभाव। अच्छा यहां पर अंतर नहीं, ऐसे नहीं, अंतर इसका देखना रहता है, अंतर इसका देखना रहता है। तो इसका भी अंतर कितना 1 1 ही है, अंतर 1 1 ही है। 1 1 का अंतर रहने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन 2 2 रहता, 3 3 रहता, तब इसका प्रभाव पड़ता। तो 1/, का अंतर लिखते हैं इनटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है देखिए, फर्स्ट टर्म क्या 1/5, 1/5 माइनस सीधा अंतिम टर्म, अंतिम टर्म कितना 1/25, अंतिम टर्म कितना 1/25। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 और 25 कैल्सियम कितना आ जाएगा 25, तो 5 से कटेगा 25 5 बार में, अर्थात 5 माइनस 25 एकांक का 25, तो 4/25, 4/25, 4 में 25 से भागा लगाएंगे, लगेगा नहीं, तो सबसे पहले 0 पॉइंट दे करके तैयार हो जाएंगे। अब दशमलव जैसे ही बैठाए तो 0 बैठाने का अनुमति मिल गया, दशमलव बैठाएं तो 0 बैठाने का अनुमति मिल गया, 1 0 बैठाएं पहले, तो 25 एकांक का कितना 25, 25 एकांक का 25, बच गया कितना 15, 40 में से 25 घटाएंगे तो 15, 15 पे फिर 0 उतरा 150, 15 पे फिर 0 उतरा 150, अब 25 छक्के 150, अर्थात 0.16, ऑप्शन क्या है ए नंबर। चलिए चलिए 20 नंबर अर्थात आज के सेट पेपर का मैथ क्वेश्चन हम सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज के सेट पेपर का मैथ क्वेश्चन हम सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम सभी लोग रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग। चलिए अब जिन लोगों का घर दूर है तो आप सभी लोग चले जाइए, घर से ही देखिएगा। चलिए आइए अब हम सभी लोग रीजनिंग का धुआं धुआं उड़ाते हैं जल्दी जल्दी। चलिए आ जाइए 20 के बाद 21 नंबर। ऑनलाइन वाले अब रीजनिंग के मूड में आ जाइए, रीजनिंग के मूड में अब
अभी तक हम सभी लोग थे मैथ के मूड में, अब अपना मूड बदल करके रीजनिंग वाला मूड बना लीजिए। चलिए पीछे करे, पीछे किस लिए करे, क्या दशमलव बैठाए, ओहो 40 था नहीं, ये 4 था, 4 को 40 बनाए, दशमलव बैठाए तो जीरो अब बना सकते हैं ना, दशमलव जैसे ही लगाए तो अब यहां पर जीरो बैठा ना सकते हैं, जितना मन उतना जीरो। बाद में बता देंगे, सीधा भागा लगाएं, 4 में 25 से भागा लगाएं, 4 में 25 से भागा लगाएं तो भागा लगेगा, नहीं लगेगा तो पॉइंट पहले बैठाएंगे, तो अब जीरो, तो 25 से कहेगा 25, 15, अब दशमलव एक बार बैठा दिए तो आप अनेकों बार जीरो बैठा सकते हैं, फिर जीरो, 25 छक्के 150, तो पॉइंट 16। चलिए आ जाते हैं रीजनिंग के मूड में। चलिए 11 है, 11 के बाद क्या है, 19 है, 11 है, 19 है, 59 है, 115 है, 347 है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। अब बताएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा एक बार, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 19 तिया 57, 59 दूनी 118, 115 तिया 345, यानी आपको दिख रहा है कि 11 दूनी 22 के आसपास, 19 तिया 57 के आसपास, 59 दूनी 118 के आसपास, 59 दूनी 118 के आसपास, 115 तिया 345 के आसपास, यानी या तो 2 गुना या तो 3 गुना के आसपास जा रहा है। तो आइए ना जरा ध्यान से इसको लॉजिक समझते हैं। 11 दूनी 22, 22 माइनस 3, 19 तिया 57 प्लस 2, 19 तिया 57 प्लस 2 59, 59 दूनी 118, 59 दूनी 118 में से 3 घटा देंगे 115, 115 तिया 345, 115 तिया 345 प्लस 2 कितना 347। अब लॉजिक जरा ध्यान से पकड़िए, एक बार 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 2 से गुना, फिर 3 से गुना, तो अगली बार होंगे 2 से गुना, 2 से गुना होंगे मतलब 347 को 2 से गुना कर देंगे तो 47 दूनी कितना हो जाएगा 94, 694। अब रुकिए ना, पहले अभी गुना केवल 2 की, इसी धरफरा जाता है, तो कौन नहीं घटाएगा, पहले हम गुना न किए हैं। एक स्टेप आगे भागल रहता है, पहले हम देखिए 2 से गुना हुआ 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, तो पहले 2 से ना गुना करेंगे, अब ना फिर दूसरा लॉजिक समझाएंगे। इसीलिए ना जब 20 टेस्ट पेपर खत्म होगा ना तो इसको ना एप्लीकेशन पर ले जाएंगे, यूट्यूब वाला झमेला खत्म करेंगे। जानते हैं यूट्यूब बच्चे को उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, जल्दी जल्दी में उड़ा देते हैं आप लोग, आप लोगों के चक्कर में जल्दी जल्दी हमको भी उड़ना पड़ता है। तो यूट्यूब का मामला सही से चल नहीं रहा है, तो इसको अब एप्लीकेशन पर ले जाएंगे नेक्स्ट टेस्ट पेपर से, तो वहां पर ना आपको और जल्दी लेकर के चले जाएंगे, वहां पर भी फ्री का मामला चलेगा। जैसे मैथ्स आप सभी लोग कर लीजिएगा, मैथ करने का रीजनिंग का शेड्यूल वहां भी फ्री रहेगा, क्योंकि मैथ के बहुत सारे लोगों का टाइमिंग ओवर हो जाता है ज्यादा, तो वो लोग रीजनिंग फ्री डिस्कशन वहां पर भी चलेंगे। इसीलिए यहाँ पर हटाना, देखते हैं थोड़ा सा आप लोगों से बन जाता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी चाहते हैं, लेकिन यूट्यूब वाले को थोड़ा आराम आराम से चाहिए, वहां पर हर एक प्रकार के बच्चे होते हैं, लेकिन वहां पर उस बात को आप ध्यान ही नहीं रखते हैं। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा ना हमको। देखिए पहले 2 3 2 3 2 3, तो यहां पर 2 से पहले गुना किए, अब देखिए एक बार 3 घटा, फिर 2 की वृद्धि, फिर 3 घटा, फिर 2 प्लस हुआ, एक बार 3 घट रहा है, एक बार 2 जुट रहा है, तो 2 घटा तो अगली बार 3 घटेगा, 3 घटेगा, तो इसमें से अगर 3 घटा दिए हम सभी लोग तो 694 में से 3 घटा तो कितना आ जाएगा 691। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ जाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए 2 3 का मामला चल रहा है, एक बार 2 तो फिर 3 आ जा रहा है। चले आगे आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उन ग्रामीण सरकारी शिक्षकों की संख्या क्या है, उन ग्रामीण सरकारी शिक्षकों की संख्या क्या है जो स्नातक नहीं है। अच्छा स्नातक वाला कौन है, सबसे पहले तो इसको हटा दीजिए, सबसे पहले इसको हटा दिए, सबसे पहले इसको हटा दिए। अब क्या है, उन ग्रामीण सरकारी शिक्षक, अच्छा शिक्षक कहीं है नहीं, अध्यापक, अध्यापक। अच्छा कौन किसको डिनोट कर रहा है वो,
एक मिनट स्पष्ट नहीं ना है। अच्छा, ये ट्रायंगल ग्रामीण को, ये वाला आयत अध्यापक को, और ये वाला सर्कल सरकारी कर्मचारी को। टाइपिंग वाले ने एरो दिखाना भूल गया है, टाइपिंग वाले ने एरो दिखाना भूल गया यहाँ पर, तो हम एरो दिखा दिए। त्रिभुज ग्रामीण को, ये वाला आयत अध्यापक को, ये सर्कल सरकारी कर्मचारी को। तो आपको क्या है, उन ग्रामीण सरकारी शिक्षक, तो सरकारी शिक्षक का ही काम कौन कर रहा है यहाँ पर, अध्यापक। बात क्लियर है की संख्या है। अच्छा, दोनों का कॉमन, ग्रामीण और शिक्षक कॉमन, तो ग्रामीण और शिक्षक कॉमन। सरकारी शिक्षक, अच्छा का काम किया, शिक्षक का काम किया जो हम लिखे भी थे, और सरकारी भी लगा दिया है, सरकारी भी लगा दिया। ये सरकारी कर्मचारी, अब शिक्षक भी तो सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत ही ना आ जाएंगे। मामला उल्टा पुल्टा चला, पूरा स्पष्ट नहीं दिया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा अपना दिमाग लगा के। उन ग्रामीण सरकारी शिक्षकों, तो ये सरकारी कर्मचारी को डिनोट कर रहा है, तो सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत ही शिक्षक भी आ जाएंगे। अर्थात तीनों कॉमन होना चाहिए। तो तीनों कॉमन यहां पर देखिए आपको 2 दिख रहा है, तीनों कॉमन यहां पर 2 दिख रहा है, तीनों कॉमन होना चाहिए, तीनों। आगे आ जाते हैं, बताइए इसका लॉजिक पता चला आप लोगों को? कुछ नहीं किया है, 4 गुने 8 32, 4 गुने 8 कितना, 32, 4 अट्ठे 32 गुना कर दिया, 4 गुने 8 कितना, 32, 4 अट्ठे 32। देखिए यहां पर लॉजिक भी फिट बैठ रहा है। 2 गुने 5 कितना, 10। तो आप बताइए ना, 7 गुने 3, 7 गुने 3 कितना हो जाएगा, 21, ऑप्शन ए। 7 गुने 3 कितना हो जाएगा, 21, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके 3 वाले फलक, 3 3 1 4 इसमें कॉमन दिख रहा है, 1 4 इसमें कॉमन दिख रहा है। 3 का विपरीत क्या हो गया, सीधा सीधे 5। 3 का विपरीत क्या हो गया, सीधा सीधे 5। दर्पण को दी गई आकृति की दाईं ओर, दर्पण को कहां रखा गया, दाईं ओर रखा गया। दर्पण को दाईं ओर रखेंगे तो आप जानते हैं ये काम करेगा मिरर इमेज का। तो मिरर इमेज का काम करेगा तो लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में, लेकिन टॉप और बॉटम में कोई बदलाव नहीं आएंगे। तो जरा देखिए ना, ये जो ई अभी इधर है, तो ई का मिरर इमेज ऐसे बनेगा, ऐसे। अच्छा, इतना नहीं है, केवल ऐसे ही है, हमको लगा दिए ऐसे। तो ऐसे यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, या तो ये या तो ये। बात क्लियर। अब देखिएगा ये वाला, ये डंटा अभी ऐसे है तो हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा, अर्थात डी। चलिए 25 का 26, 26 में क्या है, फैक्स को ये लिखा गया, फैक्स। अच्छा ध्यान से देखेंगे ना, फैक्स, FAX, फैक्स को क्या लिखा गया, E है, G है, Z है, B है, W है और Y है। अच्छा यहां पर 3 लेटर है, यहां पर 6 लेटर है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 लेटर और 6 लेटर वाला, तो आप समझ जाइएगा 1 प्लस 1 माइनस हो रहा है। देखिए F से माइनस करेंगे 1 तो हो गया 5, F से 1 माइनस करेंगे हो गया 5, 5 मतलब E होता है। और F में 1 प्लस करेंगे, F में प्लस 1 करेंगे, F का पोजीशन 6, 6 में 1 माइनस के 5, 6 में 1 जोड़े 7, 7 का मतलब G आ गया। पता चल गया 1 प्लस 1 माइनस चल रहा है, तो पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस चल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए ना, S से पहले क्या आ जाता है R, S के बाद क्या आ जाएगा T, तो RT इसमें, RT इसमें, RT, अच्छा सब में RT है। अब सीधा लास्ट में चलते हैं। अच्छा ठीक है, K से पहले आता है J, K से पहले J और K के बाद L, तो RTJL इसमें भी, RTJL इसमें नहीं है, RTJL इसमें, RTJL इसमें भी है। अब सीधा लास्ट चलिए ना, लास्ट मिलाए, बनाइए लेते I से पहले H, I के बाद J, तो HJ। अब बनाइए लेते, काहे काटे, जब इतना मेहनत करवाए इसे बनाइए कि चेक कर लेते क्या हो। चलिए N से पहले क्या M, N के बाद O, तो RTJL, इसके हिसाब से RTJL HJMO, ऑप्शन डी। कुछ क्वेश्चन में ऐसे होते जो कि एक ही बार में ऑप्शन कट जाता है, तो इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा था कि एक ही बार में कट जाए। चलिए, एक पहले था फिर एक बाद, एक पहले था फिर एक बाद था। चलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, बताइए इसका लॉजिक पता चला आप लोगों को? देखिए 44 है और ये 70 है और ये 57 है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। क्या
आधा आधा बोल रहा है। ये देखिए 44 और 70 का डिफरेंस 26, और 70 और 70 और 57 का अंतर 13। तो ये 13 का 2 गुना है। 13 का कितना गुना है? 2 गुना। यानी दोनों का अंतर निकालेंगे, पहले वाला का जो अंतर है वो दूसरे वाले का 2 गुना है। तो आप देखिए ना, ऐसा अंतर 34 और 68 का अंतर हो गया 32, नहीं 34 है। और 51 और 68 का अंतर कितना है? 17, और ये 17 का 2 गुना होता भी, यानी यही लॉजिक सही है। देखिए ऑप्शन ए, अंतर कितना है यहां पर? 34 का। यहां पर अंतर कितना है? 17 का। अब पहला वाला जो अंतर है वो दूसरे वाले का 2 गुना, तो पहला वाला जो है वो दूसरे का क्या? 2 गुना है, यानी मामला फिट है। ऑप्शन ए। दोनों का अंतर निकाले, उसके बाद तुरंत आपको पता चल गया कि इन दोनों का जो अंतर है वो इन दोनों के अंतर का 2 गुना है। चलिए 27 का 28 नंबर, कोई रचनात्मक नियोक्ता नहीं है, सभी विशेषज्ञ रचनात्मक के, सभी कर्मचारी विशेषज्ञ है। तो सबसे पहले सभी का डायग्राम बनाएंगे, और सभी में भी पहले इसका बनाएंगे, सभी कर्मचारी विशेषज्ञ, फिर आगे सभी विशेषज्ञ रचनात्मक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। सभी कर्मचारी, ये क्या है? सभी के सभी कर्मचारी, सभी के सभी कर्मचारी जो है ना विशेषज्ञ है। सभी के सभी कर्मचारी जो है ना वो आपका क्या है? विशेषज्ञ। और सभी के सभी विशेषज्ञ जो है ना रचनात्मक है। सभी के सभी विशेषज्ञ जो है ना वो आपका क्या? रचनात्मक है। फिर देखेंगे कोई रचनात्मक नियोक्ता नहीं है, यानी कोई भी रचनात्मक जो है ना वो आपका नियोक्ता नहीं है। बात क्लियर है? अच्छा, अब आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं समझने के लिए। भारत है, ये भारत है, ये पटना है। आपका जिला कौन सा है बताइए? मधुबनी। ठीक है, बिहार, और ये क्या लिख दिया? यहाँ पर पटने लिख देते हैं क्या? चलिए हम लोग अभी पटने में है। चलिए अब सोचिए ध्यान से। अच्छा, ये डायग्राम यही ना बोला कि कोई रचनात्मक नियोक्ता नहीं है, ऐसे समझाते। कोई भारतवासी अमेरिकन नहीं है। कोई भारतवासी क्या नहीं है? अमेरिकन नहीं है। तो कोई भारतवासी अगर अमेरिकन नहीं है तो क्या कोई भी बिहारवासी अमेरिकन होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो क्या कोई भी पटना वासी अमेरिकन होने वाला है? नहीं है। बात क्लियर है? जब बड़का वाला ही नहीं हो रहा है तो छोटका वाला भी नहीं होगा। बात क्लियर? बस यही यहां पर समझना था। आइए अब क्वेश्चन को बना लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कोई नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है। कोई नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है, मामला सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि कोई भी विशेषज्ञ नियोक्ता नहीं हो सकता है, तो कोई भी नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है, ये एकदम सही है। कोई कर्मचारी नियोक्ता नहीं है, कोई कर्मचारी नियोक्ता नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों निष्कर्ष पालन करते, ऑप्शन डी। जब कोई भी भारतवासी अमेरिकन है ही नहीं तो बिहारवासी भी अमेरिकन नहीं हो सकते और पटना वासी भी अमेरिकन नहीं हो सकते। वही लॉजिक यहां पर लग रहा है। अब जरा इसको देखिए, सबसे पहले इसको ऐसे ओपन करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे ओपन करेंगे। ऐसे अगर ओपन करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले नियरेस्ट में क्या आएगा? तो सर्कल आएगा। नियरेस्ट में पहले सर्कल है। देखिए यहां पर सर्कल है, यहां पर सर्कल है, यहां पर सर्कल नहीं है, यहां पर भी सर्कल नहीं है, तो दो गो ऑप्शन तो कट गया, बच गया ये और ये। आप जरा देखिए ना, सबसे पहले ऐसे ओपन किए, फिर ये ओपन होगा ऐसे, ऐसे ओपन होगा, यहां पर 0 0 आ जाएगा, अर्थात तो यहां पर भी है, यहां पर भी है। फिर ये फिर ऐसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा। तो देखिए अब आप थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे, चार का चारों जीरो जो गोल घेरा है वो सेम टाइप का दिखना चाहिए। यहां पर दिख रहा है लेकिन यहां पर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी। जो समझिए 0 0 ओ गोल घेरा, जो समझिए। चलिए, काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का। अच्छा, अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है? काबुल में। अफगानिस्तान का राजधानी काबुल में है तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। अच्छा, अच्छा यहां पर काबुल अफगानिस्तान का कोई शहर है क्या? राजधानी है, तो कैनबरा किसका राजधानी है?
अरे सिडनी एक प्रकार का क्रिकेट ग्राउंड है जो कि फेमस में रहता है, इसको सिडनी ध्यान में आ रहा है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है तो वो उसका राजधानी थोड़ी ना है। सिडनी में क्रिकेट स्टेडियम है इसलिए, कैनबेरा में क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। क्रिकेट स्टेडियम वाला ध्यान आ रहा है ना। हाँ, सिडनी का क्रिकेट ग्राउंड है जहां पे मैच होता है, खूब मैच देखते हैं, सिडनी याद है। चलिए, अच्छा ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? अच्छा वियना, वियना ऑस्ट्रेलिया का राजधानी वियना। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अरे आंसर ए, ये क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा रिप्लेस करके। चलिए आगे बढ़ जाते, अब देखेंगे, अब नहीं बोलना है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले इस टाइप का जब कभी भी प्रश्न आता है तो पहला काम है लेटर गिनना। तो लेटर को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल लेटर कितने हैं? 20। जब 20 लेटर हो जाते हैं तो इसका पेयर दो ही तरीके से बनाया जा सकता है, या तो 4 या तो 5। तो अगर 4-4 पेयर बनाएंगे तो 4-4 पेयर वाला 5 गो ग्रुप बन जाएगा, और 5-5 वाला पेयर बनाएंगे तो 4 गो ग्रुप बनेगा। तो 4 गो ग्रुप में ना खोजना आसान है। पहले 5-5 का ग्रुप तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा देखिएगा, यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो सबका अंतिम क्या हो रहा है? आर से। सबका अंतिम क्या हो रहा है? आर से। अच्छा सेकंड क्या है? यहाँ पर पी है, यहाँ भी सेकंड पी है, यहाँ भी सेकंड पी है, तो यहाँ पर भी सेकंड पी होगा। देखिएगा फोर्थ क्या? क्यू है, तो यहां भी क्यू होगा। थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या? टी है, तो यहां पर टी आ जाएगा। अच्छा इसका फर्स्ट एक गायब कर दिया, तो फर्स्ट क्या है? के है। तो आप सीरीज देखिए ना क्या है, के पी टी क्यू आर, के पी टी क्यू आर का सीरीज चल रहा है। तो आप क्या क्या भरे हैं यहाँ पर? तो पी भरे हैं, आर भरे हैं, क्यू भरे हैं, के भरे हैं, आर भरे हैं और टी भरे हैं। इसके हिसाब से ऑप्शन डी, इसके हिसाब से ऑप्शन डी। 5-5 का ग्रुप बनाएं, और यह ग्रुप चल रहा है के पी टी क्यू आर का, के पी टी क्यू आर का ग्रुप चल रहा है। डिक्शनरी, चलिए मॉडिफिकेशन, सबसे पहले एम सभी में है, एम सभी में है, एम सभी में। उसका दूसरा लेटर को ध्यान से देखेंगे, ओ है, आई है, ओ है, आई है और ए है, यहां भी ओ है, यहां भी आई है। तो सबसे पहले ओ आता है कि आई आता है कि ए आता है कि ओ आता है कि आई आता है? तो पहले ए आता है, ए आता है मतलब ये सबसे पहले आएगा। तो 5 नंबर सब में है, इसका कहानी खत्म। अच्छा उसके बाद ओ आएगा कि आई आएगा? ओ आएगा कि आई आएगा? पहले आई आएगा, तो एम आई, ठीक है। उसका तीसरा लेटर को फोकस करेंगे, जी है और डी है। तो पहले डी की पहले जी, तो पहले डी अर्थात तीसरा नंबर, तो ये दोनों खत्म। उसके बाद जैसे ही तीसरा आएगा तो इसके तुरंत बाद कौन आएगा? दूसरा आएगा। तो 5 3 2, 5 3 2 आपके पास यहां दिख गया ऑप्शन ए, 5 3 2 ऑप्शन ए। चलिए थर्टी 33 के और 34। एक निश्चित कूट भाषा में रोज इज रेड, एक निश्चित कूट भाषा में रोज इज रेड को टिक रिक सिक, क्या क्या कोड दिया है? रोज इज रेड को टिक रिक सिक लिखा जाता है। स्काई इज ब्लू को बिक रिक पिक लिखा जाता है। डेंजर सिग्नल्स को आर रेड, अच्छा डेंजर क्या है? ठीक है, अच्छा अब समझ में आ गया। डेंजर सिग्नल्स आर रेड, इसको कोड किया मिक निक टिक किक। हमको लगा इसका कोडिंग इधर है, नहीं, इस पर 4 लेटर दे दिया। डेंजर सिग्नल्स आर रेड को मिक निक टिक टिक लिखा जाता है, तो रोज को क्या लिखा जाएगा? रोज यहां पर है, रोज यहां पर है, तो आप ध्यान से देखेंगे, रोज यहां पर है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, रोज के बगल में इज है, इज यहां भी है, इज यहां भी है, और 2 जगह इज है, तो दोनों में कॉमन देखिए, टिक रिक सिक रिक, रिक कॉमन है, रिक दोनों में है,
रिक दोनों में है। इच का कोडिंग क्या आ गया, रिक। अब देखिए रोज का निकालना है तो रेड को हटाते हैं, रेड यहां पर है, रेड यहां पर है और रेड कहां है, नीचे, रेड यहां भी है। तो पहला और चौथा में कॉमन क्या, टिक सिक, टिक सिक में टिक कॉमन है, टिक सिक में टिक कॉमन है, टिक कॉमन है। अब बताइए इज और रेड जब हट गए तो कौन बचा, रोज, और रोज के लिए क्या बच गया, सिक, सिक, ऑप्शन सिक। चलिए 34 के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं 35 नंबर। जरा ध्यान से देखेंगे प्रश्न क्या, बैग में गेंदों की कुल संख्या का पता लगाइए। आपको क्या पता लगाना है, प्रश्न बैग में गेंदों की कुल संख्या पता लगाइए। आपका क्वेश्चन ये है कि बैग में गेंदों की कितनी संख्या है ना, ये आपको निकालना है। तो जरा देखेंगे कथन, कथन मोबाइल चालू कर ले है। देखिए आपका उत्तर क्या दिया है, आपको क्या उत्तर खोजना है, बैग में गेंदों की कुल संख्या कितनी रखी है ना, ये आपको निकालना। बैग में गेंदों की कुल कितनी संख्या है, तो बैग में 6 ठो नीली है, 10 गो लाल है, 7 गो पीली गेंदे रखी है। तो सबसे पहले ये तो जानकारी होना ही होना चाहिए, तभी ना बताए कितने गेंद रखे हैं। उसका दूसरा देखिएगा, बैग में केवल नीली, लाल और पीली गेंदे रखी है। दोनों जरूरी है कि केवल पहला जरूरी है? कुछ लोगों का कहना है कि सर पहला से ही काम बन जाएगा। अब सुनिए, अब सुनिए, उनको समझाना ना पड़ेगा। पहला में क्या है, 6 गो नीली, 10 गो लाल, 7 गो पीली, तो 7 10 17 17 6 23, तो 23 आप इसके हिसाब से ना बता दिए कि ये सब गेंद है, लेकिन ये कंफर्म किया कि इस बैग में केवल नीली, लाल और पीली गेंद है। क्या और कई कलर का गेंद नहीं हो सकता है? तो ये अधूरा ना नॉलेज है। दूसरा ना बताए, बैग में केवल नीली, लाल और पीली गेंद है। अब कंफर्म हो गया कि बैग में केवल नीली ही है, लाल ही है, पीली ही है, तो दोनों जानकारी बताएगा तब आप बता सकते हैं बैग में टोटल 23 गेंद है। तो दोनों का उपलब्ध होना जरूरी है, दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त है। क्योंकि 1 से तो केवल ये जानकारी मिला कि 23 गो बॉल है, 23 गो है, लेकिन ये थोड़ी ना जानकारी है कि 23 के अलावा और कोई बॉल है कि नहीं है। तो यहां स्पष्ट कर दिया बैग में केवल नीली, लाल और पीली गेंद है, तो नीली, लाल और पीली गेंदों की संख्या टोटल 23 है। फिर जरा ध्यान से देखेंगे तर्क, आ जाइए तर्क को जरा ध्यान से देखेंगे। एक विज्ञापन में लिखा है, एक विज्ञापन में लिखा है, देय तिथि से पहले संपत्ति कर का भुगतान करे और 5% छूट प्राप्त करे। तर्क दिया है, एक विज्ञापन में लिखा है देय तिथि से पहले संपत्ति कर का भुगतान करे और 5% का छूट प्राप्त करे। यानी ज्यादा जब टैक्स हो जाता है, देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र समय पहले यानी आज से 3-4 साल पहले अगर देखिएगा तो बहुत ज्यादा बिजली बिल सब ना रीडिंग समय पर नहीं होता था, बिजली बिल सबका रीडिंग समय पर नहीं होता था। अब ना तुरंते रीडिंग हो जाता है, मंथली आधार पर बिल सबका आता है। अभी भी नहीं आता है ग्रामीण क्षेत्रों सब में। तो पहले ना बहुत सारे लोगों पर ना बहुत ज्यादा ड्यूज हो गया था बिजली बिल साहब, तो उन लोगों को छूट का प्रदान किया गया था कि आप 50% पैसा जमा कर दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? जब बहुत सारे देखिए ग्रामीण क्षेत्र में बिजली विभाग समय आप देखे होंगे, कुछ 2-3 साल पहले जाइएगा ना तो ग्रामीण क्षेत्र में हर महीने रीडिंग नहीं होता था मीटर का, तो मतलब कई दिनों कई महीनों के बाद रीडिंग होता था मीटर का, जिसके कारण बहुत पैसा जमा हो जाता था। अब उतने सारे पैसा जमा होने के कारण एक बार पेड नहीं कर पाते थे आदमी, तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफर निकाले थे 20% 30% आधा पैसा दे दीजिए काम बन जाएगा। तो वही क्वेश्चन इसको इस नजरिए से आप सोच सकते हैं कि देय तिथि से पहले संपत्ति कर का भुगतान करिएगा ना तो 5% छूट प्राप्त करेगा। अर्थात बिजली बिल आता है तो वहां पर देखिएगा टाइम लिखा रहता है, इस तारीख से इस तारीख में जमा करिएगा इतना रुपया, इस तारीख से इस तारीख में जमा करिएगा इतना रुपया, 3 गो डेट लिखल रहता है, इस तारीख से इस तारीख में जमा करिएगा इतना रुपया। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाइएगा वैसे वैसे बिजली बिल कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है। तो वही कर रहा है, अगर आप देय तिथि से पहले जमा करिएगा ना तो 5% छूट प्राप्त होगा, केवल इतना बोला है। करदाताओं को कर अदा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में छूट देना अच्छा है।
करदाताओं को कर अदा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में छूट देना अच्छा है। अरे अच्छा है तभी ना ये बोला कि 5% का छूट दीजिए, आदमी समय से पहले ही जमा कर देगा। एक बार सरकार अनाउंस तो कर दे खाली कि 5% छूट देंगे, सब आदमी पहले समय से पहले ही जमा कर देगा बिजली बिल। चलिए, तो पहला एकदम सही है, पहला एकदम सही है। लोग इस तरह के प्रस्तावों के बारे में कम ही विचार करते हैं, विचार उचार के बारे में कुछ यहां सेंस है नहीं। चलिए, तो केवल और केवल कथन एक अर्थात सी। चलिए, इसका हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, बिजली बिल वाला एग्जाम्पल फिट है इसके लिए। कथन क्या है? सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। सभी के सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। इन्होंने एक वर्ड लगाया, सभी परिश्रमी। जो भी परिश्रमी छात्र है ना, सबको सफल बना दिया। क्वेश्चन बनाया है सफल, हम लोग सफल नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन में सफल बना दिया। जो भी कठिन परिश्रम करेगा सब सफल हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला है सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। होता ही है, ये नहीं होते हैं, होते सेंस वही दे रहा, होते हैं मतलब मैक्सिमम के बारे में ही बात कर रहा है। चलिए, सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते भी है। सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं और सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते भी है। ठीक है ना, 8 घंटा। इधर देखिए, अब निष्कर्ष को ध्यान से, इसमें भटकेगा दिमाग आपका, एकदम ध्यान से। आपको केवल 2 ही लाइन बोला है कि सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते भी हैं। वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं, वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे, अपना खुद का एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिए। वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी होते हैं, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। हाँ, अब देखेंगे वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं। अच्छा, परीक्षा में सफल का रिलेशन दिया था, जो परिश्रमी होगा वो सफल होगा ही होगा, और जो फिर क्या, जो परिश्रमी होगा वो अच्छा सोता भी है। तो ये सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से सोते हैं, यानी ये एकदम सही जा रहा है। सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं, तो सफल वही होगा जो परिश्रमी होगा, सफल वही होगा जो परिश्रमी होगा, और परिश्रमी वाला सब अच्छा तरह से सोता भी है। यानी ये निष्कर्ष क्या है, एकदम सही है। तो केवल 2 अर्थात सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। 38 नंबर, त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग बताइए कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे, सभी के सभी वर्ग, सभी के सभी वर्ग आ जाएंगे चतुर्भुज के अंतर्गत, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? सभी के सभी वर्ग आ जाएंगे चतुर्भुज के अंतर्गत, और त्रिभुज तो अलग हो जाएंगे, अर्थात एगो अलग फिगर बनेगा। तो इस टाइप का ऑप्शन बी। क्या हुआ, नहीं समझे हैं? सभी के सभी वर्ग, वर्ग चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं कि नहीं? वर्ग चतुर्भुज अनेकों प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज, आयत होते, रोम्बस होते हैं, स्क्वायर होते, ट्रेपेजियम होते हैं। तो उसी में से समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम को ही कहा जाता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हिंदी में बोले थे, बाद बाकी सब इंग्लिश में बोल दिए थे। ठीक, उसको लगा सर ये तो आप भूल तो नहीं ना गए कहीं। चलिए, स्टार्टिंग किए थे समांतर चतुर्भुज से। देखिए, तो ये सारे के सारे वर्ग जो है वो चतुर्भुज के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस टाइप का डायग्राम भी है। चलिए, सरवन 3 PM पर किसी कॉफी शॉप में रश्मि का इंतजार कर रहा है। बात समझे ना, ये सरवन जो है ना 3 PM पर किसी कॉफी शॉप में रश्मि का इंतजार कर रहा है, समझे? क्या रसीम तुमको दिख रहा है? इसको क्या पढ़िएगा? रश्मिए होगा, टाइपिंग वाला इधर उधर कर दिया है।
सरवन 3 PM पर किसी कॉफी शॉप में, किसी का नाम ले लीजिए ना, वो किसी का नाम ले लीजिए, किसका नाम ले ले? सरवन 3 PM पर किसी कॉफी शॉप में रोहन का इंतजार कर रहा है, मामला फिट है। चलिए ये देखिए, सरवन 3 PM पर किसी कॉफी शॉप में रोहन का इंतजार कर रहा है, ठीक है। 3 PM पर तो घंटा वाला सुई होगा 3 पर और मिनट वाला सुई होगा 12 पर। उसकी कलाई घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूरब इंगित करती है, घंटे की सुई कौन सा? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, यानी ये जो डायरेक्शन है वो किसको डिनोट कर रहा है? उत्तर पूरब। तो आपसे पूछा मिनट का सुई। अच्छा, उत्तर पूरब का ये बायां है, ये बायां है 90 डिग्री, ये बायां है 90 डिग्री। तो आप उत्तर पूरब का बायां 90 डिग्री निकाल ना दीजिए। देखिए उत्तर पूरब आपका ये रहा, उत्तर पूरब आपका ये रहा, उत्तर पूरब आपका ये रहा, इसका बायां 90 डिग्री, तो बायां 90 डिग्री चलेंगे यहां पर, बायां 90 डिग्री, बायां 90 डिग्री ये, और ये वाला जो होता है, ये वाला जो डायरेक्शन है ये उत्तर, उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम, अर्थात ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए 39 का 40, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा गया? डी बी से कैसे संबंधित है? डी जो है ना बी से कैसे संबंधित है? तो डी और बी में जाना है, डी और बी में जाना है, तो बस इतना पे ही आप रुक जाइए। डी और बी में जाना है तो पूरा नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना में ही आप रुक सकते हैं। तो देखिए बी हैच सी, हैच का मतलब क्या है? पी क्यू की पिता है, पी क्यू की पिता है, अर्थात बी जो है ना सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है। एट द रेट पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, अर्थात सी जो है ना डी की बहन है, सी जो है ना डी की बहन है। तो आपसे पूछा डी बी से कैसे संबंधित है? अच्छा, डी जो भी होगा या तो पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग होगा, या तो बेटा होगा या तो बेटी होगा, कंफर्म है? तो आपके पास क्या है? पुत्री, आपके पास क्या है? केवल पुत्री। विकल्प के रूप में केवल और केवल पुत्री डिनोट कर रहा है, क्योंकि बेटा का कहीं जिक्र है ही नहीं। चलिए 40 नंबर। कल आप लोगों का टेस्ट पेपर छुट्टी रहेगा, पता है ना, रिपब्लिक डे है, शनिचर नहीं, अब सीधा सोमवार को चलेगा, ठीक है? सोमवार को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ना। चलिए ऑनलाइन वाले सभी दोस्त, आज का मॉक टेस्ट पेपर 19 खत्म हो गए, जिसमें 20 मैथ के क्वेश्चन थे और 20 रीजनिंग के क्वेश्चन थे। किशन सिंह पूछ रहे हैं आप किस चीज का प्रिपरेशन करता हो? किससे पूछ रहा है? ये सब बतियाते रहता है केवल। अंजलि आप कहां से हो? हे भगवान कहीं नहीं गए। अंजलि कुमारी कहती है हे भगवान कहीं नहीं गए। ये सब बतियाते भी रहता है, पढ़ते भी रहता है, इधर ना दोनों काम अच्छा करते रहता है। चलिए चलिए ऑनलाइन वाले सभी लोग, फिर हम सभी लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट पेपर 20 नंबर के साथ। 20 नंबर के साथ हम सभी लोग मुलाकात करेंगे। तो जितने सारे लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्त